वो यूट्यूब पे ले। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस नाउ। वीरेन जी आ ओके। गए, इससे जरूरी है। ये नहीं कर रहा है। उमेश भाई साहब को आता नहीं था करना। फिर। समझा तो दिया था मैंने उन्हें। हम्म। आप लोग सब मोबाइल पर ही हैं शायद। मोबाइल पर हूँ मैं। उमेश भाई को और किसे लेना था? भाई उमेश भाई है, और अपना उमेश जी है, और भगत जी है, मनोहर लाल जी है, अपना मुरारी लाल अग्रवाल है, मुरारी लाल गर्ग है, वासुदेव जी हैं, और तुषार जी हैं। भाई साहब, ब्रज कला केंद्र का जो है कार्यालय, वो हम्म। सबको ट्रेन करे जूम मीटिंग कैसे होती है। एक अच्छा। इसके लिए आज सेमिनार ताज होटल में कराइए दिल्ली में। अच्छा। तो हम लोग वहां आए और हमें को ट्रेनिंग मिले कि कैसे जूम मीटिंग की जाए। बिल्कुल ठीक है। ये दिल्ली उनको शाखा का काम है, हमें अपग्रेड करना, डिजिटल इंडिया में लाना। बिल्कुल ठीक बात है। गधों गधों को घोड़ा बनाना हमारा ही काम है। और क्या। अब मैं कैसे कह सकता हूँ ये सब तो आपके। और ये अरे रिकॉर्डिंग है भाई साहब। आप ही आप ही डिमांड कर रहे हैं कि महाराज दुनिया की तो जो मीटिंग कराती है, और मुंह से जो कह रहे हैं कि तुम शिक्षा दो। आप ये देखो ना, डिमांड दिल्ली के लोग जुड़े ही नहीं है। हम और वीरेन भाई साहब सुबह से ही बैठे हुए हैं। दो। और मथुरा के और कौन रह गया? जरा मुरारी लाल को टेलीफोन तो मार दो जरा। तो राजलाल जी को। हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात करती हैं वो। कौन से वाले? मुरारी लाल गर्ग, दिल्ली वाले। कि गया मेरा फोन। वो सीनियर मोस्ट लोगों में से था। हाँ, सीनियर में। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब, एक 4 बजे से जूम मीटिंग थी, शायद आपने देखा नहीं मेरे ख्याल से। तो आइए भाई साहब, हम लोग वेट कर रहे हैं। वो मानव जी खाली हो गए अरे या बहुत काम है भाई साहब, बगैर आपके कैसे काम बनेगा। भैया जी के पास गए? नहीं, आप तो हमारे साथ है सामने भी। विष्णु भाई साहब बैठे हैं, कह रहे हैं कि भाई बगैर उनके हम नहीं मीटिंग कर है सकते। राव भैया कस्टमर के पास। कस्टमर है वहाँ? ठीक है। ये दोनों जी। पच्चीस इसी जगह चालू कर। क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मीटिंग में आएंगे तो हम लोग सब अच्छा हंसी मजाक भी होगा और गपशप भी करेंगे। नहीं भाई साहब, आपका जो मोबाइल पे डाला है ना मैंने लिंक, बस उस पे उंगली से आप एक बार वो कर देंगे टैप, तो वो जुड़ता चला जाएगा, जूम पे आ जाएंगे आप। ओके भाई साहब, थैंक यू। वो कह रहे भाई मुझे आता नहीं जूम पे करना, अब किसी को ढूंढना पड़ा। भगत जी कहाँ है? अरे जरा सा हाथ लगा दे, बस हो जाएगा चालू, और क्या है। भगत जी कहाँ है? भगत जी। ये भगत जी वीरेन भाई साहब के वो महामंत्री है, इनका काम है देखना उन्हें। आजकल अरे वीरेंद्र भगत जी की खूब चल रही है, खूब बन रही मेरे से क्या मतलब भैया। है। आजकल रोजाना छल रही है भाई साहब। हाँ। बस काम ही उसी में चल रहा है हमारा तो। ये हेलो। बात। इस पे वो राष्ट्रपति। जय श्री कृष्ण भाई साहब, मीटिंग में आओ फटाफट जूम पे। जूम नहीं समझते ऐसा कैसे? लेबर पे क्यों? कुछ समझ।
हाँ तो जो फोन पे हमने लिंक भेजी है उससे टैप कर लोगे तो जूम पे आ जाओगे। पेमेंट है को दी क्या, या लिए आप मना कर रहे हो? इसका जूम का कोई पेमेंट, यही लिए तो भाई साहब ने मीटिंग बुलाई है कि किसी का तक आ जाओ बता दो, मैं हाथ के हाथ ही दे दें। वीरेन भाई साहब काहे को करेंगे आपकी बात? मैं तो चेक देना बंद कर दिया अब। चलो ठीक है भाई साहब, मैं कह देता हूँ वीरेन से। और जय श्री कृष्ण। बोले मैं क्या करूंगा आके जूम पे? तो भगत जी, हाँ। जैसे मुझे टेलीफोन कर रहे थे उस दिन, अच्छा, और किससे करूँ भाई साहब बात? तुषार से पूछूं? आज तुषार से पूछ। तुषार को पूछे उससे मैंने पर्सनल मैसेज सबको डाल दिए थे वैसे, लाइक। व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you have called is भाई साहब आ गए, मुरारी भाई साहब आ गए। हाँ तुषार भाई नमस्ते। अरे मीटिंग में नहीं आया यार? अरे तो आना है, मुझसे पूछ रहे हो, ज्वाइन करो फटाफट, मोबाइल से कर लो। ठीक है, जो मैंने डाला है वो उस पर बस क्लिक कर दो तो वो खुल जाएगा अपने आप ही। फिर वो वो क्लिक पूछेगा करना है उसका क्या है? वाईफाई से करोगे कैसे करोगे, उसे क्लिक कर दोगे तो बात चालू हो जाएंगी हमारी आपकी। ओके थैंक यू। मुरारी भाई साहब आ गए। और क्या? स्वागत कर दो बुराई लाल जी का। हाँ ऑडियो नहीं जुड़ा, वीडियो पे वो उंगली टच करेंगे तो आ जाएंगे। एमएल कर की फोटो नहीं आ रही। फोटो नहीं आ रही, वो वीडियो ऑन करेंगे तो आ जाएंगे। मैं उमेश भाई हमें को। हमें तो ना तो उनकी आवाज सुनाई दे रही है और ना उनकी तस्वीर दिख रही है। भाई साहब इतनी कोशिश करके वो ज्वाइन तो हो गए। हाँ चलो, ये अच्छी बात है। हाँ आपका भी थोड़ी। चाय पीने का 4 बजे का ही वक्त है क्या? हाँ बिल्कुल। वो आजकल अस्पताल में रेनोवेशन चल रहा है। हम्म। हेलो। हाँ भाई साहब आए नहीं जूम पे? वो उस पे आप टिक करोगे तो फिर पूछेगा वो कि आप सेल्यूलर से बात करोगे या उससे करोगे, तो आप अपने सेल से ही करोगे तो सेल वाला बटन दबा दोगे आ जाओ। नहीं कुछ नहीं, वो सब आप अपने आप ही खोलेगा। भाई भैया साहब सभी स्वागत है आपका। सभी प्याला उठा रहा है, मैं भी डालू प्याला। अरे भाई साहब वीरेन, तेरे चांद पे भी बहुत कम बार रह गए हैं। यही कहाँ गए भाई, सब कहाँ रह गए? हाँ मतलब कुछ गिनती वाले तो हैं, दस हाँ बीस तो गिनती वाले हैं, हैं। आप गिन सको। गिनती वाले हैं भाई साहब। हाँ। भाई साहब ऑडियो को टच कर दीजिए। ऑडियो वीडियो दोनों ही टच करें। वीडियो तो आ गया था, अब वो भी चला गया। वीरेन चाय मंगा ले तो अच्छा लगेगा साथ पीता हुआ। हाँ हाँ, ले ये चाय रखिए भैया, है ठीक है। जब ये ये तो सही है कि सर ये 10 धाम वालों ने चाय भी ऑफर नहीं करी। नहीं नहीं, खर्चा तो मुझे करना पड़ेगा, इसलिए बोल नहीं रहा मैं। मैं अभी तो बिल ही नहीं भेजा, खर्चा कहाँ से कर देगा तू? भाई साहब बस ऑडियो का रह गया आपका, ऑडियो को जरा टच कर दें।
वेलकम तुषार। ऑडियो को ऑन करो। अरे यार अपना टाइम इसमें निकाल दोगे तुम? तो तुम्हें क्या काम करना है ऐसा? थोड़े बहुत गड्ढे तो खोदने ही पड़ते हैं। है? गड्ढे तो खोदने ही पड़ते हैं। आजकल मेरे यहाँ बड़ी जरूरत है भैया गड्ढे खोदने वालों की। हाँ तो बोल क्या देगा मुझे, बता जाता हूँ। और टाइल लगवा दे बस मेरी तरफ से, और रसीद दे दूंगा तुझे बढ़िया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रसीद दूंगा। हमारे पास जूम का भाई साहब आ तो है। तुषार आपको आवाज आ रही है? तुषार? हाँ आवाज आ रही है अंकल? हाँ वॉल्यूम बढ़ा लीजिए तो आ जाएगी बिल्कुल साफ। जी। अब ये उमेश भाई साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन उनको हेलो। हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ गई। उमेश भाई साहब आ गई आवाज। अच्छा अच्छा। बस आपकी वीडियो नहीं आ रही। तो वीडियो पे कौन सा दबाऊं मैं? आप जहाँ अपनी फोटो टच करोगे तो नीचे वीडियो का निशान आएगा, उसे ओपन करेंगे। आ गई। आ गए? देखिए आई। आ गई भाई साहब, उमेश भी आ गई। अब साथ आ गए। अब कप ले लो चाय का। चलिए और बताइए। ब्रज कला केंद्र ने आपको सूट पे फिटिंग करना बता दिया। हाँ जी बिल्कुल, हम तो अनाड़ी आदमी थे, थोड़ा काफी कुछ सिखा दिया ब्रज कला केंद्र। आज तो देखिए पूरी तरह से आप जो है अभी भाई साहब मुरारी भाई साहब का साउंड नहीं हो पा रही कनेक्ट। अच्छा अब कौन कौन आ गए? आप दिख रहे हैं, वीरेंद्र दिख रहे हैं। आ गए, वीरेंद्र जी आ गए, भाई साहब आ गए। अच्छा अच्छा, विश्वनाथ जी आ गए। हाँ अभी अकेले अकेले आप चाय पी रहे हो, ये बात गलत है भाई साहब। सबको ब्रज धाम की तरफ से चाय ऑफर की गई है। अब आपका कब चाय ये आप देखिए। अब मेरा कब तो बहुत दूर है। अब आगे रख लीजिए और उठाइए और पीजिए। चाय है या बिस्किट मुझे क्या मालूम। हाँ तो हट गया शायद अपडेट में वो ये अपडेट कर रहा हूँ। उस दिन भैया कितने आदमी होंगे करीब खाने में? देखो ये पहले यहाँ से तो करें ना। मुरारी भाई साहब आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। टोटल 200 तो हो गए होंगे खाने। भाई साहब वो तो उनका 200 तो हो गए थे। हाँ मतलब, लेकिन भगत जी का कहना था करीब 350 थे। नहीं नहीं इतने नहीं। ना मैं भी कह रहा हूँ 350 नहीं, 200 सवा 200 हो सकते हैं। हाँ 250 से 200। हाँ नहीं हमें ऐसे लगा के छोड़ दीजिए। वो 350 कह रहे हैं। भगत जी को हलवाई से कोई साझो तो ना हो। अब मैं क्या नहीं बता भाई साहब ये बात तो। भाई साहब ये आपकी बात रिकॉर्ड है गई है, नोट कर लियो। जरा बल के बोलो। भाई जब 3 आदमी 250 की कह रहे हैं
और एक आदमी 350 कह रहा है, तो यही मानी जाएगी कि बाकी हलवाई के संग में कोई मिली हमारा भगत ठीक है। हमारा तो फिक्स हो भाई साहब, बोल दिया है। आप ज्यादा बताए तो भाई बताए, हमें साहब, पूछना। आपका स्वागत है। आपकी साउंड नहीं आ रही है। मेरे ख्याल से एक पंगत 30 लोगों की थी हाँ ऐसी थी, और 32 लोगों की थी। 5 या 6 पंगत बैठी थी, इससे ज्यादा नहीं बैठी। देखो मुरारी भाई साहब, ऐसी आपकी खुली होगी साइट, उसमें ये नीचे वीडियो का निशान है, इसे दबाएंगे तो आपकी फोटो आ जाएगी। और ये वाईफाई और सेल्यूलर डायल, इस पे दबा देंगे तो आपकी आवाज आने लगेगी। अच्छा भैया, आवाज ऑन करो। गर्ग साहब के यहाँ से जो भी है, ये यहाँ पे कनेक्टिंग का है, देखो ये वाईफाई सेल्यूलर डाटा। अब आ रही होगी। आ गए भाई साहब, आ गए। भाई साहब आगे भाई साहब। तो चलो ठीक है, ओके। भाई साहब प्रणाम। हाँ प्रणाम। नमस्कार भाई साहब। हेलो। हाँ मैं जी, लेट मी गो टू माय सीट फर्स्ट है। यस प्लीज। हाँ क्या पानी देना। कान वाले की जगह मोबाइल से ही कर लीजिए भाई साहब यूज। नहीं, बात वो मोबाइल पर है। एक्चुअली में क्या था कि वो ऑडियो नहीं आ रहा था। हाँ जी, अब तो आ रहा है, अब तो audio। हाँ, तो वो लड़के को मैंने बुलाया ना, तो ऑडियो कैसा है। अब आ रहा है, बाकी आपकी आवाज भी आ रही है, फोटो भी आ रही है। हाँ वो ठीक है ना। हाँ अब बताएं सर। अब एक एक चाय का कप और मंगा लीजिए तो सब आवाजें अच्छी हो जाएंगी। नहीं, चाय के बगैर ही आवाज बहुत अच्छी है, जब वो तो अपने आप आ जाएगी। हाँ भैया हाँ। 4 दिन आएगा, दाल बाटी खाए, अभी तक आवाज सही चल रही है। नहीं अब चलो ऐसा है। स्वागत हाँ सबका बहुत बताओ। बहुत स्वागत है मीटिंग में। और हाँ बिट्टू भाई साहब का खास तौर से जो संयोजक है पूरी मीटिंग के, हाँ क्या कहना है कि कुछ अच्छाइयाँ भी थी, कुछ बुराइयां भी थी, तो उनके हाँ ऊपर हाँ बात की जाए, जिससे कि आगे ब्रजधाम हाँ में एक अच्छा प्रोग्राम और ऑर्गेनाइज किया जाए, जो हाँ हाँ हाँ। मार्च में या अगस्त में, अच्छा अच्छा। मार्च में तब या अप्रैल में। मैं ये पूछ रहा था, ये जो प्रोग्राम हमने किया था, जी, ये अखिल भारतीय ब्रजकला केंद्र का प्रोग्राम था, या ये दिल्ली शाखा का प्रोग्राम था, या ये ब्रजधाम का प्रोग्राम था। भाई साहब ये ब्रज कला केंद्र केंद्रीय का प्रोग्राम था, अच्छा जिसमें सब ब्रांच के लोगों ने हाँ। पार्टिसिपेट किया था, अच्छा जिसमें अच्छा। हाथरस से, अली आपके दिल्ली से, मद्रास, हाँ तीनों ब्रांचों ने अपनी अपनी रिपोर्ट भी पढ़ी थी। अच्छा अच्छा। हाथरस थी, हाथरस। तो हाथरस से, और केंद्रीय का चुनाव था, जिसके अंदर आप भी एग्जीक्यूटिव में चुने गए हैं। नहीं ऐसा तो वो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर ब्रजकला केंद्र अखिल भारतीय का प्रोग्राम था, तो जो जी ब्रजकला केंद्र का जो उपाध्यक्ष था, जी, वो डाइस पर एंटाइटल्ड था या नहीं था। ब्रज कला क्यों केंद्र का क्यों कहाँ का, केंद्रीय का? हाँ केंद्रीय का, क्योंकि ब्रजकला केंद्र दिल्ली का उपाध्यक्ष डाइस पर एंटाइटल हो गया था। हाँ जी, हाँ तो ये प्रश्न मेरे दिमाग में आया कि ब्रजकला केंद्र का जो उपाध्यक्ष था वो क्यों नहीं नहीं भाई साहब, उसमें अखिल इसलिए था, भारतीय ब्रज का। कला केंद्र का आपका प्रेसिडेंट मौजूद था, केंद्रीय का। अच्छा तो तो दिल्ली से हाँ क्योंकि अच्छा अध्यक्ष नहीं आए थे, इसलिए हम्म। उपाध्यक्ष को मनोनीत किया गया था डाइस अच्छा के। हाँ। तो मतलब वो उपाध्यक्ष का कोई रोल नहीं था। नहीं, डायरेक्टली कोई रोल नहीं था, हाँ केवल हाँ रोल अध्यक्ष का और सेक्रेटरीज का था। जिन जगह हाँ पे अध्यक्ष नहीं आए, वहां पे हाँ। उपाध्यक्ष को आमंत्रित किया गया। चलो फिर भी जो है वो आज की अपनी समीक्षा में मेरा जो पॉइंट ऑफ नोट है वो नोट किया जाए। ये ठीक है। ऑब्जेक्शन या और बताएं भाई साहब। नहीं, और तो सब कुछ जो जैसा जो कार्यक्रम बनाया गया था वैसा ही हुआ, तो उसमें तो और कोई कहने वाली बात थी नहीं।
बस केवल इस कार्यक्रम में जो मेरी तरफ से एक ऑब्जेक्शन था या जानकारी थी, हाँ तो ये थी कि हमने जो लाइफ टाइम अचीवमेंट दिए थे लोगों को, वो प्रॉपरली डिस्पर्स नहीं हो पाए, क्योंकि हमने किस लिए दिए गए और उन्हें क्या लाइफ टाइम उन्होंने ब्रज कला केंद्र को अपनी सेवाएं दी थी, जिसके लिए उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किया गया था। तो नहीं, वो तो अवार्ड इसीलिए दिए गए थे कि वो हमारी सेवा करते हैं थ्रू आउट सारे जीवन भर उन्होंने हमारी सेवा करी है। मतलब स्पेशली जो जो हमारे आपको मालूम है ना भाई साहब, जनरल पब्लिक को नहीं मालूम था। नहीं, जनरल पब्लिक को नहीं मालूम, पर वैसे मैं बता रहा हूँ कि जो सूरजभान गुप्ता जी का परिवार है, वो उन्होंने सारे जीवन भर ब्रज कला केंद्र की सेवा करी है। और इसी तरीके से ओम प्रकाश अग्रवाल जी के बारे में तो मुझे अधिक मालूम नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है वो बहुत ज्यादा उनको परसूट किया जाता, तभी वो आते थे, और उन्होंने बीच में छोड़ भी दिया था, तो उनका तो कोई लाइफ टाइम अचीवमेंट था नहीं इसमें। और तीसरे कौन थे इसमें? वो थे वकील साहब। है वकील साहब थे ना, क्या नाम था उनका हाँ, तो वकील साहब तो चलो हाँ, तो वो तो थ्रू आउट जो है ये भी फॉलोइंग, और ये सब लोग जो है ब्रज कला केंद्र से, क्योंकि कोई कोई रेमुनरेशन या पारितोषिक नहीं लेते हैं, इसलिए हमने उनको जो है वो सम्मानित किया, क्योंकि अधिकतर वो क्राइटेरिया हम लोगों का यही है कि जो पैसे न ले उसको सम्मानित कर दो। पैसे तो हम भी नहीं लेते भाई साहब, हमें कब सम्मानित करोगे? तो आप अगली बैठे बार तो थे आपको कर डाइस, दिया जाएगा। आप डाइस पे बैठे तो थे भैया, और कैसे सम्मानित चाहते हो? अभी तो आप एक्टिव है ना, अभी एक्टिव है आप, कम से कम। अभी आप एक्टिव हैं। हाँ, वो लोग इनएक्टिव थे क्या? ऑफ नहीं कोर्स नहीं, वो भाई साहब मेरा कहना ये था कि उनका हाँ जो उनका साइटेशन नहीं पढ़ा जा सका, हम हाँ, नहीं वो उनके साइटेशन का बता देंगे। बहुत से हाँ हाँ, आपने तो ये बताया बात ठीक है, सूरज भान जी के बारे में। साइटेशन होना चाहिए, साइटेशन सूरज होना भान चाहिए। जी को आज की जनरेशन कोई नहीं जानती है। नहीं, अब आज की जनरेशन तुम्हारा थी भी नहीं, जिसको जानने की जरूरत थी वो तो सब नहीं, पहली ऐसा जनरेशन। ऐसा नहीं है, लोग थे क्या? हमारे और तुषार भाई साहब ही हैं, हमारे दूसरी बात विशाल जो जी, दूसरी बात जो मुझे ये समझ में आई, क्योंकि अब हमारी लिस्ट ऑफ इनवाइटीज क्या थी तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन शहर के बहुत सारे लोग थे जो जिनको प्रेशर करके बुलाया जाना चाहिए था, और जो वी वर कॉन्स्पिशियस ऑफ देयर एब्सेंस। मतलब कोई विशेष देखा जाए तो मथुरा शहर की जितनी जितने सम्मानीय लोग हैं उनमें से मोस्टली एब्सेंट थे। मतलब जो थे तो थे, जो लेकिन काफी लोग नहीं। भाई साहब ब्रज कला केंद्र के जितने भी मथुरा के मेंबर थे, सभी हाँ को टेलीफोन किया गया, उन्हें बताया गया। उनमें से हाँ, नहीं, मीटिंग में तो ये भी बात हुई थी, तो मेंबर्स के अलावा भी लोगों को बुलाया जाएगा। वो इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि इसके अंदर इलेक्शन था, और जो जब इलेक्शन था तो इस वजह से बाहर के लोगों को आमंत्रित नहीं किया अरे गया। अरे यार, ये तो सब जवाब देने वाली बात है, हाथ खड़े नहीं नहीं करने वाला तो नहीं, इलेक्शन था नहीं। इलेक्शन तो सब सारा प्री डिटरमिन्ड ही था, और ऐसा ही होना चाहिए था, इसलिए उससे तो कोई उसमें डिस्टरबेंस होने वाली थी नहीं। ये हमारे और सहयोगी इलेक्शन में तो ये भी क्राइटेरिया था कि भाई जिन लोगों ने जो फार्म भर के दिए हैं उन्हीं उन्हीं को कंसिडर किया जाना है, तो इसलिए ऐसा कोई है, इसमें प्रॉब्लम नहीं थी। मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। ऐसा है, मुरारी लाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं उनकी बात का बहुत समर्थन करता हूँ। ये हमारे कई उद्देश्य थे, इलेक्शन की वजह से और संविधान संशोधन की वजह से इसकी परिकल्पना शुरुआत हुई थी, लेकिन इसने बहु रूप ले लिए इस कार्यक्रम में, और अधिवेशन भी बन गया, साधारण सभा भी बन गई, निर्वाचन भी हो गया, दाल बाटी का प्रोग्राम भी हो गया, संविधान संशोधन भी हो गए। ये अवसर ऐसे होते हैं जब हम समाज को भी एकत्रित करके अपनी कार्यविधि को दिखा सकें और उनको जोड़ सकें, तो इसमें विशेष प्रयत्न करने चाहिए थे। मैंने अपनी लेवल से दीपक जी से, भगत जी से, मनोहर लाल जी से
सबसे मैंने खूब रिक्वेस्ट की कि भाई और जोड़िए और जोड़िए, तो फिर भी श्री वो रविकांत जी मेरे टेलीफोन पर आए थे। मैंने दीप माथुर के लिए दीपक जी से 3 बार कहा था कि आप टेलीफोन कर दीजिए, दीप माथुर भी आए, लेकिन मैंने मानवेंद्र सिंह को टेलीफोन किया था, एमपी साहब को, वो हमारे अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने मुझसे हामी भी भरी थी कि वो अपने और भाइयों के साथ आएंगे। अब पता नहीं वो नहीं आ पाए। तो भाई जितना था इस अवसर को हमें उपयोग करना चाहिए था। ये बहुत ही अपूर्व अवसर था। मैं नहीं, मुरारी मैंने तो लाल की बात से सहमत हूं। भाई साहब, मैंने तो प्रदीप केवल माथुर जी जो थे, बीमार होके अस्पताल में भर्ती थे और वो किसी से फोन पे वार्तालाप नहीं कर पा रहे थे और मथुरा आ गए थे, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है और अब भी देखो वो किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करने की स्थिति में है। नहीं नहीं, देखो ऐसा है दीपक, ये मेरा कोई किसी एक व्यक्तिगत व्यक्ति से किया हुआ इशारा नहीं है। मेरा तो एक जनरल है कि मथुरा में अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आगे पोटेंशियली ब्रिजकला केंद्र के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और उन लोगों को हमें बुलाया जाना चाहिए। भाई उनको साहब, जोड़ना चाहिए, सुनिए, चाहे कंट्रीब्यूट करे ना करे, जोड़ना चाहिए। भाई एक कंट्रीब्यूट तो जब ही करेंगे जब हम कोशिश करेंगे। करे करे हाँ, भाई साहब पहले बुलाए गए थे, वो आए थे और आधे में भी भाग गए वो पहले। फिर वो तो पुरानी बात, वो तो 2 हाँ, जनों पुरानी की, बात कर रहा हूँ। वो अरे तो वो तो अब वो 2 आदमियों की ओर इशारा कर रहे हो, वो तो ठीक है, मैंने मान लिया, लेकिन उसके कोई अलावा कोई दो लोग थोड़े ही है, और भी तो बहुत सारे लोग हैं। या भाई वो प्रोग्राम हम आगे के लिए इस बात को ध्यान रखा जाए, या फिर आगे के जैसे लिए इस बात को ध्यान रखा जाए। जैसे मान लो नगर पालिका है या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है या ये है, इस तरह के जो जो लोग हैं, जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, उनको तो हम बुला सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमको भले वो सारे हमारे लिए यूजफुल हो या ना हो, हमको लेकिन सारे कभी एमएलए को भी बुलाना चाहिए था। और कभी कभी ये कि हमें उनकी आवश्यकता भी पड़ सकती है। जरूर 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 हाँ। बताओ। आगे के लिए इस बात का ध्यान रखा जाए। हमारा हॉल पूरा हो जाएगा, उसमें उसके बाद बुला लेंगे फिर। मेरे ख्याल में तो अब आगे जब अब इस लेवल का अधिवेशन तो अब जब ब्रजकला केंद्र का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा तभी उसके बाद ही होगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। मार्च या अप्रैल में करेंगे भाई साहब। कभी भी करें आप, मार्च में करें अप्रैल में करें, वो तो जब तक काम नहीं होगा जब तक आप थोड़ी कर पाएंगे। अभी तो और इसमें दूसरा जो भी एक काम बाकी कल्चरल है। प्रोग्राम, एक कल्चरल प्रोग्राम मेरे ख्याल से 25 के आसपास करेंगे। उसमें हाँ फिर हम आपको सबको आमंत्रित करेंगे और हाँ इनकी गैदरिंग में वो फिर से मौजूद होगी शहर की। हाँ, तो जब आपने कल्चरल प्रोग्राम का याद दिलवा दिया, तो एक जो मेरा और सबमिशन था वो ये था कि जो ब्रज वंदना की गई थी और जो वो भी जो लड़कियों की टीम थी वो बहुत पुअर थी। उसमें मजा नहीं आया। पुअर थी, मैंने कह तो दिया। हाँ, वो अपने जो ब्रज ब्रज विद्यापीठ है अपना, हाँ अपनी संस्थान का, उसमें वो शालिनी मैडम तो काम करती हैं और ये हाँ स्कूल के बच्चे हैं जिन्हें वो हाँ ट्रेन करती हैं। हाँ हाँ तो हाँ। क्योंकि ये कल्चरल प्रोग्राम नहीं था तो उन्हीं से रिक्वेस्ट की गई कि एक वंदना का प्रोग्राम कराया जाए। नहीं, वो उसकी खाना पूरी हो गई ना, लेकिन एक्चुअली तो जो जो ब्रजकला केंद्र का जो फंक्शन है तो उसकी शुड बी ए क्लास परफॉर्मेंस, नॉट लाइक दैट। जी जी। प्रोफेशनल लोगों से कराना चाहिए, आपका कहने का मतलब ये है। नहीं, हाँ, प्रोफेशनल लोगों से कराते हैं या बेटर टीम से कराते हैं, लेकिन जो है वो देवर टोटली मतलब बच्चे ही थे वो तो। बच्चे ही थे साहब, स्कूल के बच्चे थे। बिल्कुल ठीक। जो आपका ब्रज कला केंद्र का यहाँ एक स्कूल का प्रोग्राम चलता है जहाँ बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, वही बच्चे थे। और ये बच्चे आगे चल के प्रोफेशनल कलाकार बनेंगे। तो खैर इसे नोट करते हैं, आगे के लिए ध्यान करेंगे। हाँ, ये मेरे ख्याल में ये एक कमी इसलिए भी रही कि मैंने ये महसूस किया कि जिस बिंदु पर गहन विचार की जरूरत थी वो
वहां पर कोई समझ ही नहीं रहा था, ले ही नहीं रहा था, और जनरल कुछ पॉइंटों पर ही थी। अगर एक एक पॉइंट पर ध्यान दिया जाता तो बहुत सी चीजें और परिवर्तित हो सकती थी। मुरारी लाल जी का कहना ठीक है कि इस कार्यक्रम को अगर अच्छे तरीके से लिया जाता तो बेटर हो सकता था। नहीं, कोशिश तो पूरी की गई थी, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कोशिश नहीं की। अच्छा, और एक और इसमें परेशानी थी। अंत तक मेरे दिमाग में ये रहा कि इस कार्यक्रम का स्वरूप क्या हुआ। मैंने लिख करके भी डाला कि ये प्रपोज मैं कर रहा हूँ, उस पर कोई भी एक कमेंट नहीं आया कि इसमें ये ऐड करिए या ये निगेटिव करिए। मैंने 4 दिन पहले डाला, फिर उसको रिपीट किया कि भाई ये प्रपोज कर रहे हैं, तो वो कंसेप्ट उस प्रोग्राम का निकल के नहीं आ रहा था। दूसरा ये है कि समय का ये था कि इतना सर्व करने के बाद हमारे पास समय कितना बचेगा। तो समय तो हमारा प्रोग्राम 1:10 पर चालू हुआ, 10 और मिनट बाद में हुआ और खत्म हुआ 3 बजे। 3 एक बजे बात मैं और कहना चाहूंगा जो शायद अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन कहना भी मन नहीं मानता, वो ये है कि जो लोग ब्रज कला केंद्र को कंटिन्यूअसली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम बार बार उन्हीं को स्टेज पे बुला करके और उनसे अनाउंसमेंट करा के हम उनको ह्यूमिलेट क्यों करते हैं? ये भी ठीक बात है, ये बात भी ठीक है आपने। ये बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इतने बड़े उसमें और खाली वही रह जाते लोग बस। भाई वही 3-4 लोग हैं, उन्हीं को आप बार बार जो है वो मीटिंग, क्लोज मीटिंग हो या आप तो बड़ी मीटिंग थी तो उन्हीं में बुला करके आप उनको प्रेशर देते हो और उनको जो है वो मतलब सत्ते में डाल देते हो कि वो क्या करें। बिल्कुल ठीक बात। धर्म संकट में पड़ जाते हैं, हैं? बड़े धर्म संकट में पड़ जाते हैं भाई साहब। हाँ, और वो लोग ऐसे हैं जो लगातार मतलब अपार्ट फ्रॉम कि वो विशिष्ट संरक्षक सदस्य हैं या संरक्षक सदस्य हैं, उसके अलावा भी वो कंटिन्यूअसली कंट्रीब्यूट करते हैं हर साल। कहीं ना कहीं भले वो गौर सुंदर अग्रवाल हो, भले वो कोई भी हो। बिल्कुल ठीक बात। हाँ, तो ये इस तरीके से, अब वो तो बहुत खुश है जी हमने 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर दिया और 5 लाख इसने दे दिए, 5 लाख उसने दे दिए, लेकिन इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए। यू आर राइट, राइट भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, ये बहुत संवेदनशील पॉइंट है, बहुत संवेदनशील। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और साहब अब बातें, मैं तो कई बातें बोल दी पर अभी तक मेरे को सुनने में नहीं आया कि भाई और लोगों का क्या राय है। हाँ, ये तो पूछो तो सही। नहीं, मैं पूछ तो रहा हूँ, और क्या और कैसे पूछूंगा। हाँ भाई, भाई साहब आपने बढ़िया बढ़िया पॉइंट पकड़ लिए सब। बिल्कुल अच्छे अच्छे पॉइंट पकड़े, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये बात है। अच्छा देखिए, कोई नहीं बोला तो मैं भविष्य के बारे में बातचीत करें क्या कुछ? ब्रज कला केंद्र के भावी भविष्य के बारे में बातचीत करें क्या? अभी इसी की समीक्षा हो जाने दो। ऐसा है, आज नहीं कभी और भगत जी नहीं आए, उनका आना इस कार्यक्रम में बहुत आवश्यक था, और वो जो बच जाते हैं वो ये दिखलाता है कि सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट पर कार्य करने वाला व्यक्ति अगर इन साधनों से अनभिज्ञ या निष्क्रिय रहेगा तो ब्रज कला केंद्र कैसे चल पाएगा। चिंता की बात है। भगत जी इसको अटेंड करे न करे, लेकिन वो अप्रोच जो एक रामलीला को संचालित करने में लगती है, वो अप्रोच से ब्रज कला केंद्र नहीं चलेगा। ये मेरा एक अपना ऑब्जर्वेशन। आज उनकी अनुपस्थिति और टेलीफोन करने के बाद भी नहीं आना,
या सूचित नहीं करना कि मैं नहीं पार्टिसिपेट कर पाऊंगा, ये दिखाती है कि इस पद्धति में या तो वो इसके अनभिज्ञ है, या आदि नहीं है, या महत्व नहीं समझती। ये तीनों ही परिस्थिति में भविष्य का ब्रिज कला केंद्र ऐसे सेक्रेटरी जनरल की निष्क्रियता से बहुत मुश्किल से चल पाएगा। मेरा बड़ा स्पष्ट इसमें ये एक निवेदन है। दूसरा ये है कि हमारा आदमी रूठ के बहुत जल्दी बैठ जाता है, लेकिन रूठना आसान है। लेकिन आप आइए, राय व्यक्त करिए, अपना मतभेद बताइए, उसका स्वागत किया जाएगा। लेकिन अगर आपकी किसी बात को नहीं माना गया या वो बात का परिपालन नहीं हुआ तो आप रूठ के बैठ गए, तो यह किसी का भी व्यक्तिगत कोई काम नहीं है। ऐसे 2-3 प्रमाण हैं, मैं कोई जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं आपको जिक्र। जहां तक इस कार्यक्रम का ताल्लुक है, इस कार्यक्रम के 4 उद्देश्य थे, और वो 4 उद्देश्य क्या थे? पहला तो निर्वाचन हो जाए, जिसके कंसेप्ट से ये प्रोग्राम की सूत्रपात हुई थी। दूसरा, संविधान संशोधन हो जाए, जो कि बहुत दिनों से पेंडिंग था। तीसरा, एक गैदरिंग दिल्ली और मथुरा की ऐसी हो जाए, जो एक सपना बना हुआ था कि दिल्ली से नहीं आएगा कोई, या मथुरा का कोई आदमी नहीं आता, या मथुरा में तो किसी को परवाह नहीं है, कौन आएगा कौन करेगा। ये निगेटिव बातें अधिकतर मुझको भगत जी से सुनने को बहुत मिलती थी। कोई भी नहीं आता है, कोई प्रोग्राम नहीं होगा, या बेकार है, कोई भी एक पैसा नहीं देता है, 10,000 रुपये भी नहीं देगा। तो वो सब चीज का एक खंडन करनी, अगर सिंसियरली प्रयास किया गया तो देखिए उस दिन 250 व्यक्तियों की उपस्थिति थी। 105 गिफ्ट कूपन मेंबरों के बटे जो वापस आए। 105 मेंबरों का मतलब है 210 व्यक्ति, और इसके अलावा भी थे। तो उसको हम देखें तो 250 व्यक्तियों की उपस्थिति एक बहुत ही अच्छी संख्या है कि कमियां रहने के बावजूद भी हम एक वहां पर उद्देश्य में सफल हुए। दिल्ली से भी जो सोचा नहीं था, काफी आदमी आशा के विपरीत आए, मौसम के विपरीत आए, और एक एक करके मुरारी लाल जी व्यक्ति अकेले कार में आए, चौधरी अकेले कार में आए, 2 और व्यक्ति हैं वो भी अकेले कार में आए थे। तो देखिए वो एक एक व्यक्ति का भी कार में आना संस्था के प्रति उनकी संलग्नता दिखाता है। मैं उसकी बहुत इज्जत, मैं बहुत इज्जत। एक इसका था कि इसमें हमारी, अगर हम दिखाएंगे करेंगे तो हमारी फंड रेजिंग भी होगी। मुरारी लाल जी ने ठीक कहा कि उन्हीं मेंबरों को रिपीट नहीं करना चाहिए, वो मैं उसकी कदर करता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ हो जाती है भूल चूक, और जोश में वो करते हैं तो उस चीज को उस समय टोकना मुश्किल हो जाता है। तो फिर भी हमारी एक अच्छी फंडिंग वहां पर हो गई। डिक्लेरेशन का मतलब ये नहीं है कि फंड आ गए, फंड जब आ जाए तब होगा, राजी खुशी होगा, वहां डिक्लेरेशन में कोई इसका लेन देन नहीं है, और स्वीकार करने पर ही होगा, और वैसे नहीं होगा। मैं इसमें एक बात और कहना चाहता हूँ कि 4 रिपोर्ट वहां पढ़ी गई। एक रिपोर्ट दिल्ली की, एक रिपोर्ट मथुरा की, केंद्रीय प्रधान व केंद्रीय समिति की भगत जी ने पढ़ी, एक
अपना दीपक जी ने पढ़ी और चौथी हाथरस वाला ने। बेस्ट रिपोर्ट हाथरस ने टाइप करा करके लाई थी, एनक्लोजर से लाई थी, उसकी कॉपी उन्होंने मुझे दी और उन्होंने बेस्ट डिलीवरी दी। एक्सटेम्पोर बातचीत की तरह नहीं बोला, फॉर्मली जैसे ऐसे प्रेजेंट की जाती है इस तरीके से प्रेजेंट की गई। मुझको तो 2 बार भगत जी को जाके कहना पड़ा जब वो 15 मिनट से क्रॉस करने लगे कि भगत जी इसे बंद करो, क्या बात बता रहे हो, सब रिपोर्टों में वो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। अगर दिल्ली की विश्वनाथ जी की रिपोर्ट में भ्रष्टाचार, भगत जी की रिपोर्ट में भ्रष्टाचार और दीपक जी की रिपोर्ट में तो भ्रष्टाचार है ही। तो इस सब से हमको चिंतन करके उसका परिवर्तन हमें करना चाहिए, ये मेरा कहना है। कुछ समय मैंने बाकायदा टाइप करा करके प्रोग्राम रखा था, उसको मैं टेबल पर नहीं रख पाया जो थे, क्योंकि मैं अकेला पढ़ जाता हूँ तो दिमाग काम नहीं करता। टेबल पर रखा था, नहीं रख पाया। उसमें जैसे मनोहर लाल जी का ही नाम आगे पीछे होने लगा, जबकि उनको बिल्कुल समय पूरा दिया जाना था और उनका नाम वहां लिखा था। उस पर फिर बासदेव जी ने उनको टोक दिया तो गुस्सा भी हुए थे। वो बासदेव जी की आदत है, मैं जानता हूँ, लेकिन वो अच्छा नहीं हुआ। उनको मैं उस मनोहर लाल जी से, हालांकि मेरे बड़े भाई है, मैं क्षमा मांगता हूँ कि तो उसको लाइट में किसी और तरीके से ना ले। तो उसमें कोई अब आपका बस थोड़ी था, जो हो रहा था तो उसको आप उस समय थोड़ी कंट्रोल कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। उस सब उसमें मेरा लिंक टूट गया जो है। तो वो वहाँ जो बीच में हमारा कुछ समय का अभाव हुआ, वो आध घंटा जो वासुदेव जी की संचालन में हमारा लगा, उसके कारण थोड़ा समय बढ़ गया। एक मेरा जो सबसे बड़ी कमी रही, वो कमी खाने पर रही। और मुझे बड़ा दुख होता है ये कहते हुए कि वही भंडारे टाइप का खाना, भंडारे टाइप का परोसना, भंडारे टाइप का प्रबंध। मुझसे भगत जी ने ये कहा कि 60 कुर्सियां एट ए टाइम लग रही है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। जब मंच पर बैठे थे तो भगत जी से मैंने कहा महाराज उठो, खाने के लिए जाओ, फजीता हो जाएगा। सब आदमी एक साथ पहुंच रहे हैं। तब जबरदस्ती उनको उठा करके भेजा और वहां जाके देखा तो 28 या 30 सीट थी। भगत जी से पूछा कि भगत जी 30 सीट और कहाँ 60 सीट? तो उन्होंने कहा ये कैटरर से पूछिए, मुझसे क्या पूछ रहे हैं। नहीं कि मैंने कैटरर से बात हुई थी क्या? ये जवाब अच्छे नहीं लगे। अगर आप जिम्मेदारी से नहीं हटती। चलो वहाँ जगह भी, अब वहाँ जगह भी उतनी थी भैया, आप छोड़ो उस बात। नहीं, मैं बता रहा हूँ। तो ये चीजें जो है ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, ये वाली बात हुई। और अब देखिए क्या होती है कि मीरा और वो लोग गए, अब वो खाने के लिए उनको सीट नहीं मिली, तो वो ट्रीटमेंट से थोड़ा उनको खुशी थी। देखो ये तो इस बात के लिए तो जो लोग हैं उनको भी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। तो वो जो भी लोग थे जो जाकर बैठ के खाना खाना चाहते थे, उनमें जरा भी इतना धैर्य नहीं था कि वो 1 मिनट भी वेट करें। आपने देखिए सुरेश गोयल वापस लौट गए बगैर खाए। हेलो, हाँ, सुरेश गोयल को मैंने रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वो रुके नहीं, चले गए। क्योंकि भैया एक बार सीट भर गई है तो किसी को आप उठा तो सकते नहीं हो। नहीं उठा। हाँ, और एक और बीच में मैं बात बताऊं, एक बड़ी उपलब्धि ये हुई ब्रजकला केंद्र के लिए कि फॉर दी फर्स्ट टाइम हमने सुना कि डाइस पर खड़े होकर के वासुदेव जी 2 शब्द बोले। आज तक तो इतने साल के हमारे एसोसिएशन में कभी हमने उनके मुंह से डाइस पर खड़े होकर के एक शब्द सुना ही नहीं। हाँ, और जहां तक के विश्वनाथ जी का सवाल है, विश्वनाथ जी का एक दिन पहले मेरे पास फोन आया था, भैया वो भाई साहब ने मुझे दायित्व दिया है तो मैं क्या बोलूं। तो मैंने उनको टोटल ये प्रूफ किया कि भाई आपको मेंबरशिप के बारे में, ब्रजकला केंद्र दिल्ली के बारे में, कार्यक्रम के बारे में
ये जो भी बात है उन्होंने कही, और मैंने कहा भाई आप एक ब्रज विभूति पुरस्कार के बारे में जरूर बताना, लेकिन वो शायद वो भूल गए। तो वो उन्होंने उतना करके उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया। पर एज फार एज भगत जी वाज कंसर्न, एवरीबॉडी वाज लिसनिंग व्हाट ही वाज टॉकिंग। अच्छा, लाइफ टाइम अवार्ड की दीपक जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, नरेटिव होना चाहिए। मैं नरेटिव नहीं बना पाया और मैं जरा कुछ समय नहीं दे पाया। कुछ मेरा असिस्टेंट नौकरी छोड़ के चला गया, उससे भी मुझको बहुत तकलीफ हुई। इस तरीके से मैंने सबके बावजूद इसको वो किया। अरे वी आर ऑलवेज देयर एट योर मैजेस्टी सर्विस सर। नहीं साहब, आप हमेशा एक आप ही तो हैं आशा की किरणी। मैं जब भी परेशानी में होता हूँ मुरारी लाल को तकलीफ देता हूँ, मैं तो वो तो आपकी ग्रेटनेस है। अब मैं उनको लिख करके मैं सर्कुलेट करूंगा और मैं एक बता दूं। अरे अब छोड़ो, भूल अब काम मत बढ़ाओ, अब छोड़ो, भूल जाओ, जो हो गया तो हो गया, अगली बार देखेंगे। मैं फिर भी दो कह देता हूँ, जहाँ तक ओपी अग्रवाल है, वो दिन है जो ओरिजिनल मैप प्राधिकरण से पास हुआ है, वो ओपी अग्रवाल का ही बनाया हुआ मैप। वो ठीक है, बट इट डज नॉट डिजर्व ए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो सुन लो मेरी पूरी बात तो सुन लो। आपको मैंने कहा भी था, पहले भी कहा था। अच्छा, दूसरा ये वो बराबर हमारे साथ जब कंसेप्ट विधान के से लेके और गौरी चाचा की लाइफ तक और उसके बाद तक दिल्ली आना, आर्किटेक्ट से बात करना, बराबर उन्होंने हमको संपर्क किया। प्रोजेक्ट बनाना, उनकी 3 प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमारी। चलो, हमने उनसे लिया क्या है, कुछ न कुछ दिया ही है उनको, अच्छी बात है। एक तो ये माधव शरण जी का ये है कि इनके पिताजी के समय से ब्रज कला केंद्र का मुकदमा चल रहा है सन 67 से, और उससे आज तक उन्होंने एक बार पैसे की डिमांड नहीं की है। मैं कहता रहा हूँ आपसे, तो सही कह रहे। तीसरा है एस.डी. गुप्ता की भी जो बतलाई कि वो हमारी बैलेंस शीट गुप्ता जी बनाते थे, अब सुनील बना रहा है और बिना किसी ऑब्लिगेशन के बना रहा है। भाई हमें सम्मानित करना चाहिए, इसलिए मेरा मन किया और उनको सम्मानित किया गया। ये बात ठीक है। एक बाथरूम बन पाया तो उस पर वो दिल्ली वाली लेडीज की जो चिंता थी वो फिर वही हुआ कि वहां पर वो गई तो उस समय शायद गेस्ट वाले बाथरूम में पॉटी भी पड़ी थी, तो वो बहुत तकलीफ हुई उनको और बड़ी नाम उन्होंने जी। मैं चुप ही रहा जब उन्होंने कहा। अच्छा, वो तीनों लेडी पहले बाथरूम में गई थी मंच पर आने से पहले। तो अगर वो बाथरूम, उनका कहना ये था कि एक आप अटेंडेंट रख देते तो अच्छा रहता, और कोई बात बनवाए बढ़िया या नहीं, लेकिन अटेंडेंट नहीं था तो वो था। मैंने करा था लेकिन हो नहीं पाया। एक वो जनरेटर भी चलना बहुत देर से चला उसके। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। नहीं, आप एक काम करो ना, आप एक रिजॉल्व कर लो कि अगले कार्यक्रम से पहले हमारा जो बाथरूम का जो हमारा कक्ष है वो एकदम पूरी तैयार होना चाहिए, उसके पहले फंक्शन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। नहीं, वो उसकी सफाई भी है, तो उसके सफाई के लिए सफाई के लिए तो आपको परमानेंटली किसी न किसी को रखना पड़ेगा ना वहाँ, और ऐसे उत्सवों पर तो रखना ही चाहिए। हाँ। अब क्या पता कोई बच्चा आया हो वो उसको सड़ा गया हो तो उसका क्या पता है। वो लेडी ये बात थी। और हमारा और तो सब काम हो गए, और आप बताइए स्वागत है सब चीज का। अच्छा, गिफ्ट की मैं कहना चाहूंगा, मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। गिफ्ट के पैकेट इतने लोकप्रिय हुए हैं कि मैं गिफ्ट देने वालों का बहुत ही
क्योंकि मेरे टेलीफोन पर ये 500 गिफ्ट आई। वासुदेव जी ने घी का पैकेट बहुत बढ़िया भेजा, 125 डिब्बे थे, और संस्कृत यूनिवर्सिटी वालों ने तो थैला ही भेज दिया, उसमें अपनी 4-5 गिफ्ट लगा दिए, वो भी बहुत सुंदर भेजी। बीकानेर के हलवाई वालों ने 5-5-6 नमकीन के पैकेट भेज दिए, वो भी बहुत सुंदर था। तो इस तरीके, और एक ब्रिजकला की तरफ से 500 ग्राम का पेड़े का डिब्बा। तो ये सभी मिलकर के एक विपिन गुप्ता जी की तरफ से उन्होंने 4 पेज ब्रिजकला खेल के छापे थे। हमने तो भैया, हमने तो जो वहाँ का बीकानेरी का जो नमकीन के पैकेट आए थे 5 पैकेट, पांचों पैकेटों को एक डब्बे में मिक्स कर दिया और हमने अपना नया मिक्सचर बना लिया अपना। आपके पास में अगर वो गिफ्ट पैकेट 500 हो तो आप उनको मिला करके डब्बे में उसको हिला के और फिर उसको स्वाद ले, तब आपको पता लगेगा कि हम क्या कह रहे हैं। एक गिफ्ट पैकेट लाना मत। मुरारी लाल जी ने कैलेंडर भेजे, तो ये सभी मिला करके मैं तो बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने मेरे एक टेलीफोन पर सबने इतना 5 गिफ्ट भेज दी, और भगत जी ने थैला बहुत बढ़िया बनवा दिया। इट वाज वेरी गुड थैला। चलो कोई काम तो अच्छा करा। भगत जी का वो ये 2-2 हर आदमी मेरा पैकेट मेरा पैकेट मेरा पैकेट हमारी रही, हम भी मान के लाए भैया। और दूसरा यह है कि मैंने टैग के लिए बड़ी मेहनत की थी, ये मैं बताऊं आपको। जो टैग बनवाए गए थे उनके लिए बड़ी मेहनत की थी, और मेहनत करके कि कैसे नंबर हो, कैसे वो हो, फिर भी वो ये तुषार के कारण वो मैनेज हो पाया। अगर वो तुषार नहीं होता तो वो नहीं होता। हालांकि विश्वनाथ जी ने उसको काफी हेल्प की, मैं समझता हूँ, लेकिन तुषार और उसका हिसाब लगा रहा है इस मामले में पूरा। अच्छा, एक बात और थी कि जो कार्यकारिणी के सदस्य आपने चुने हैं, तो उसमें कोई मुझे बहुत विशेष लोग नजर नहीं आए। मतलब वेरी डिसअपॉइंटिंग। ये आपने कैसे चुने? आपने एप्लीकेशन के तौर पर? मतलब मुझे जो कार्यकारिणी के लोग जो डाइस पे खड़े थे उनको देख करके मैं बहुत ज्यादा आनंदित नहीं हुआ। जिनको मैंने कहा उन्होंने भर के नहीं भेजे। तो आप एक काम करें कि जिन सदस्यों को आप मनोनीत करें उनको आप प्रॉपरली सिलेक्शन करके और उसकी बैलेंसिंग ठीक कर ले। ये ठीक करें, यही है प्रोविजन, क्योंकि उसमें तो वो जरा संतोषजनक नहीं है नाम। अब देखिए उसमें एक सज्जन वो थे जो भगत जी के साथ उस दिन आए थे जिस दिन हम लोग मीटिंग के लिए वहां मथुरा गए थे, जो 41st टाइम ब्रिजकला केंद्र में आए थे। उनका नाम मुझे नहीं मालूम, और भगत जी के आने से पहले आ गए थे वो उस दिन। उसने पूछा भी था आप कौन है, और ही वॉज इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द कार्यकारिणी। अब भैया अखिल भारतीय ब्रिजकला केंद्र की कार्यकारिणी में वो सदस्य जो शायद सदस्य है या नहीं है, और हु डज नॉट डू एनीबॉडी, ही हैज बीन मेड ए सदस्य ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। मुझे नाम नहीं मालूम उनका, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे शायद और भी लोग होंगे वहां पर। भाई ये भगत जी के द्वारा प्रस्तावित थे। भगत जी से मैंने कही, भगत जी इनको क्यों मेंबर बना रहे हो? हालांकि मैंने भगत जी से टेलीफोन पर बात की और मैंने कहा ये OLM के मेंबर है, वो OLM का मेंबर है, भोकटिया मेंबर OLM। इनको आप बना रहे हो, देखिए नहीं कैसे कह रहे हो? अब 1100 रुपए लेके आए हैं और ये मेरे साथ की है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने एक की प्रोसेसिंग करने की कोशिश की, लेकिन चॉइस नहीं मिली भाई साहब। मैं बताऊं, चॉइस एक आगे से एक काम कर दीजिए, मिनिमम 3 या 5 साल रहेंगे मेंबर, वो बनेंगे।
भाई है बिल्कुल ठीक है। कोई भर के तो भेजे। अगर आज 20-25 तो आप आप उस बेसिस पे नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर सकते थे। ये तो खाली रह जाते, क्या फायदा। अरे खाली हो जाते तो फिर हम और बढ़ देते बाद में। हाँ वो बेटर रहता। हाँ, लेकिन मैंने देखा को सिवाय मेरे को तो लगा गौर सुंदर है, मैं हूँ और 3-4 लोग और हैं, उनको छोड़ करके मुझे तो किसी को कोई समझ ही नहीं आई ये कौन लोग हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, मैं भी देख रहा था ये। भाई ऐसे तो यार अब ये सारी बात मैं ही बोलूंगा, आप भी तो कुछ बताओ कि सारा क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं मोबाइल बिल्कुल करती ठीक है। है आपने, बिल्कुल ऐसे ऐसे मेंबर आए उस दिन तो मालूम नहीं पड़ा कौन है ये, नाम ही नहीं मालूम ना किसी का। तो वही तो करो भैया, आप भी तो कुछ बोलो, सारी क्रिटिसाइज करने का जिम्मा मेरा थोड़ी है। नहीं भाई साहब, विश्वनाथ जी नहीं बोल रहे कुछ। विश्वनाथ जी नहीं, विश्वनाथ जी तो शायद थे उसमें मेंबर। नहीं है, अभी नहीं बोल रहे। विश्वनाथ जी तो एक बार दर्शन हुए थे, बाकी तो दर्शन ही ना है रहे। कहाँ है? क्विट कर गए क्या? ना है, चलिए, आवाज ना आ रही, आवाज ना आ रही है। विश्वनाथ जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। विश्वनाथ जी विश्वनाथ भाई साहब हो गया है आपका। क्या मेरी आवाज नहीं पहुंच रही? अब आ गई। अब अब आई ना। टाइम खत्म हो गया है। नहीं, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि जो भी प्रोग्राम था वो एक व्यवस्थित तरीके से कुछ आइटमों के लिए होना था। अगर वो सिर्फ दाल बाटी का था तो वही रहता। हमने प्रोग्राम को चूचू का मुरब्बा बना दिया कि सब कुछ एक ही दिन कर लेंगे और उसमें वो प्रोग्राम कायदे से नहीं हो सका। जिस तरीके से लोग बाग जो कह रहे हैं, अगर हमें मीटिंग करनी चाहिए तो वो मीटिंग की तरह से होनी चाहिए थी, ना कि इस तरीके से जिस तरीके से लोग बाग बैठे हैं। जो भाई साहब ने अमेंडमेंट भी पेश किए थे उसमें इतना मौका किसी को नहीं दिया कि कोई आदमी अपना अमेंडमेंट भी पेश कर सके या उसमें ये कह सके कि साहब वो 20 की बजाय 25 कर लो। क्योंकि कंटिन्यूअसली बोलते रहने से और लास्ट में आप कहिए तो सिवाय इसके के लोग बाग जिन्हें कोई मतलब नहीं था वो सिर्फ हाथ उठा रहे थे। दूसरी बात जो भाई साहब ने कहा कि मैंने ब्रजधाम के विषय में एक शब्द भी नहीं बोला था, और जो मुरारीलाल भाई साहब कह रहे थे कि उन्होंने ब्रज विभूति का नहीं बोला, मुझे एक्चुअली बोलने ही नहीं दिया गया। मेरे से कह दिया गया कि साहब हटिए, तो मुझे तो मजबूरी में डाइस छोड़ करके और नीचे आना पड़ा था, अन्यथा मैं भी लिख करके ले गया था पूरा प्रोग्राम। हमने शिकायत नहीं करी, हमने कहा एक बात रह गई, बाकी सब बात कह दी उन्होंने। नहीं, मैं तो शॉर्ट में हर बात को कह रहा था, लेकिन मुझे 2-2.5 मिनट से ज्यादा का समय ही नहीं मिला बोलने को, जबकि शेड्यूल में 10 मिनट का टाइम था। एक बात और कहना चाहूंगा कि मैंने पिछली बार 27 तारीख को भी कहा था, इतनी ज्यादा ठंड की वजह से हमारा प्रोग्राम जो 1 बजे शुरू होना था वो 1:30-2 बजे शुरू हुआ। तो इस वजह से प्रोग्राम सही समय से नहीं चलने की वजह से कुछ लोगों ने तो मनमाने तरीके से डाइस को इस्तेमाल किया और कुछ लोगों को काम की बात भी नहीं बोलने दी गई। बस इतनी सी बात रखूंगा मैं। भैया देखो ऐसा है, आपकी बात का एक दो जो अगर दाल बाटी नहीं रखते तो जितने लोग आए थे वो लोग आते ही नहीं, क्योंकि ये मथुरा मैया है, यहाँ पे बगैर खाने पीने के प्रोग्राम के कोई आता ही नहीं है। इसीलिए ये तो आपको कोई भी कार्यक्रम रखोगे तो आपको भैया खाना पीना तो कहीं ना कहीं से उसमें जोड़ना ही पड़ेगा। आप पिछला भी इतिहास देख लो, जिस दिन आपने कोई खाने पीने का प्रोग्राम रखा है तब आपकी गैदरिंग हुई है, जब आपने खाने पीने का प्रोग्राम नहीं रखा तो आपकी गैदरिंग नहीं हुई, कोई नहीं आता है। मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ खाने का ही होना चाहिए था और कोई प्रोग्राम ही नहीं होना चाहिए था। तो भैया जब काम की बात करोगे तो लोगों को इकट्ठे कैसे करोगे? लोग तो आते ही नहीं है बगैर खाने पीने के। नहीं तो फिर ये जो अखिल भारतीय हम झंडा उठाए खड़े हुए हैं, जब आदमी नहीं आते हैं, हमारे सेक्रेटरी को ये नहीं मालूम अखिल भारतीय होता क्या है,
और लेकर के उसको हमने सेक्रेटरी के, हमारी मजबूरी है कि हम उसे बनाएं हर बार और हर बार बना दें और हर बार फिर अफसोस करें कि उसे क्यों बना दिया। देखो देखो ऐसा है, ये सब चीजें ऐसी हैं जो भविष्य में अमेंड की जा सकती हैं। अभी तो बाई वर्च्यू ऑफ श्री रामनिवास जी की जो क्रेडिटेबिलिटी थी, उसके वर्च्यू से वो कंटिन्यू कर रहे हैं, और थोड़े बहुत उस आदमी में गुण भी हैं। ऐसा थोड़ी है कि सारे उसमें अवगुण ही हैं, ऐसे हम नहीं कह सकते। और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम उनके ऊपर छोड़ देते हैं और हो जाती हैं, क्योंकि हम लोग तो दिल्ली में बैठे, वी कैन नॉट हैंडल एवरीथिंग। तो उस हिसाब से आगे जो है भविष्य में सोचा जाएगा। नहीं, क्यों सोचे, हमारे पास वीरेंद्र भी हैं, उमेश भी हैं, इनको बनाए मथुरा में रहते हुए ये इस तो काम कर के ही रहे लिए। हैं भाई, इनको ये तो बनाने से कोई फायदा नहीं। आज तक की इन्होंने एक भी मीटिंग नहीं की है, किसी भी तरह की जो मीटिंग की हो और उसके कोई मिनट्स बनाए हो। तो क्या फायदा ऐसे आदमी से जिसे कि एक बार क्या 10 बार आप आजमा चुके हो, फिर भी उसे ही बना दो हर बार। तो इसका मतलब तो ये है कि ब्रजकला केंद्र पे कोई और आदमी है ही नहीं जो इस काम को कर सके। तो भैया अब मौका है आपके पास में, अब आप बना सकते हो जिसको चाहो। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ हमारे पास वीरेंद्र है, उमेश हैं, ये इस काम को कर सकते हैं, समझदार भी हैं, लिखा पढ़ी भी कर सकते हैं। वो आदमी 2 शब्द तो लिख नहीं सकता, ना हिंदी में ना अंग्रेजी में, तो क्या फायदा है। वीरेंद्र और उमेश जो ऑलरेडी जो उनको उत्तरदायित्व दिए गए, उनको कितने अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो अब आगे भी आगे आपको देखें और क्या उनके ऊपर डाला जा सकता है। मैंने अपनी बात रख दी है, बाकी मैं कोई सर्वे सर्वा नहीं हूं जो मेरी बात को मान करके वो कर दिया जाए। मैंने नहीं, जैसे सब लोग अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, मैंने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं तो एक आपको बता रहा हूँ, आपने बहुत सही बातें कही। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, मैं बोलूं कुछ? बोलो। मैं बोलना चाहता हूँ, कुछ बोलूं? हाँ बोलो बोलो, जरूर बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा आयोजन इतना बड़ा पहली बार हुआ। हमेशा पहले आयोजन में कुछ ना कुछ त्रुटि रह जाती है। सब लोगों ने बहुत ही सही और अच्छी बातें बताई हैं। भविष्य में हम जब करेंगे इन सब चीजों को हम ध्यान में रखेंगे और ये सब त्रुटि वगैरह नहीं होंगी। और मेरे ख्याल से ये सब इसलिए हुआ कि हमारा प्रोग्राम 11 बजे का था और कोहरे की वजह से, इसकी वजह से इतना लेट हो गया, ठंड की वजह से, कि हमारे पास समय नहीं था कि सब चीजों को एक्सप्लेन किया जा सके। और मैं तो इस बात की बहुत ही सब लोगों को बधाई देता हूं कि इतने खराब मौसम में भी दिल्ली वालों ने इतना अच्छा कोऑपरेशन किया और इतनी अच्छी स्ट्रेंथ के रूप में पधारे यहाँ पर। और एक बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन की ओर है। हमारा किसी का भी ध्यान ये नहीं है कि भाई इसको हम आगे जब ये बन जाएगा तो इसका हम रख रखाव वगैरह कैसे करेंगे। मुझे पता है वहां कितनी परेशानी होती है। मेरा सुझाव ये है, यदि सब लोग इस पे मंजूरी दें कि वहां एक मैनेजर रखा जाए जो डे टू डे काम को देखे, एक सफाई कर्मचारी रखा जाए। इतना बड़ा प्रेमिसेस है, मैं ऊपर चढ़ के जाता हूँ छत पर, इतनी गंदगी कॉरिडोर में, इतनी गंदगी वरांडे में, इतनी गंदगी हर जगह रहती है। कोई कर्मचारी वहां नहीं है सफाई के लिए। जब तक कि एक वहां पर मैनेजर और एक सफाई कर्मचारी नियुक्त नहीं होगा, हमारा ये इतना पैसे लगा के इतना बड़ा ऑडिटोरियम, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ये गंदा पड़ा रहेगा हर समय और इतनी दिक्कत होती है, वहां कोई समझने वाला नहीं रहता है। मैनेजर कम से कम, हम लोग देखिए फुल टाइम वहां नहीं बैठ सकते। चाहे दीपक जी हैं, वीरेंद्र जी हैं, इतना समय दे रहे हैं, इतना कार्य कर रहे हैं जिसका कोई हद नहीं है। दीपक जी तो हर समय ही लगे रहते हैं, वीरेंद्र बाबू हर समय लगे रहते हैं। तो हम लोग अपना समय निकालकर वहां जाते हैं, करते हैं, तो एक मैनेजर को हम समझा सकते हैं, वो वहां जाके सारे काम को देखेगा, करेगा और एक जमादार की व्यवस्था होगी। क्योंकि ऑडिटोरियम इतना अच्छा बना हुआ है, कोई कहीं थूक रहा है, कोई कहीं कुछ डाल रहा है। आज मैं गया था, वहां पर स्क्रीन लग गई है। अब मुझे दिन रात ये चिंता सताए रहेगी कि इस स्क्रीन में कोई छेद ना कर दे। उमेश जी, कौन देखेगा वहां पर? कोई ताला लगाने वाला नहीं है। हर समय मैं जब कभी भी मैं जाता हूँ, पूरे हॉल की बत्ती जली रहती है, पूरे हॉल की बत्ती। और उस केयर टेकर से मैं कह के हार गया कि भैया बड़ा ही काम कर रहा है, तू उतनी बत्ती जला, बाथरूम में काम हो रहा है उतनी बत्ती जला। हर समय पूरा लोड 2-3 किलोवाट का जितनी भी मेरी लाइट लगाई हुई है, सारी की सारी लाइट ऑन रहती है हर समय। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। मैंने कई बार बंद करवाई। आप जो है वीरेंद्र जी है, दीपक जी है, मैं हूँ, हम लोग अपना समय दे रहे हैं, निकाल रहे हैं, परंतु कोई केयर टेकर ढंग का वहां पर नहीं है। उमेश जी,
आपने बहुत प्रैक्टिकल बात करी है उमेश जी, और मैं आपकी पूरी बातों और मैं ये कह रहा हूँ कि भाई समर्थन जब करता कभी प्रथम बार कोई चीज आयोजन होता है उसमें हमेशा कुछ ना कुछ त्रुटि रहती है। आप लोगों ने बहुत अच्छे पॉइंट्स उठाए हैं, उन सब चीजों को आगे जरूर ध्यान रखा जाएगा। मेरे ख्याल से इतना बड़ा आयोजन हमारी स्टेज पे अभी तक नहीं हुआ है। नहीं हुआ जी, ब्रिज कला टीम का आज तक नहीं हुआ। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं हुआ। तो और मुरारी लाल जी ने और भाई साहब विश्वनाथ जी ने, दीपक जी ने, सब लोगों ने इतना अच्छा सा इसमें वो किया है और सबने पॉइंट्स उठाए हैं, उनका आगे से ध्यान जरूर रखा जाएगा। पर मेरा निवेदन ये है कि एक 15,000 18,000 रुपये का मैनेजर रखा जाए जो सुबह 9 बजे आवे वहां से और शाम को ताला लगवा के जाए। अंदर कुत्ते घूमते रहते हैं, वो जो आदमी वहां रह रहे हैं उनके कम से कम 13-14 लोग हैं, बच्चे मिला के, और 24 घंटे सब जगह घूमते रहते हैं वो। और हॉल के अंदर आप आश्चर्य करेंगे, सिपाही वगैरह जिस समय ये हुआ था कोरोना का, तो योगी आया था, क्या आया था, तो कम से कम वहां पे 100-150 लोग सिपाही के साथ हॉल के अंदर सोए हैं, करे हैं, खाना खाया है, पेशाब किया है, सब किया है, बाथरूमों का सत्यानाश कर गए, सब कुछ खराब कर गए वहां पे सिपाही। आप जो कह रहे हो सबसे बड़ी परेशानी ये है, पैसे कहाँ हैं? आपने जो बताया कम से कम 30-40 हजार रुपए महीने का खर्चा है। अगर हम बर्दाश्त कर सकते हो तो जरूर करें, और जब नहीं, तक 30-40 नहीं है हजार तब का तक नहीं क्या बैठेगा। करें? आपका 15-18 हजार का मैनेजर आएगा और मेरे ख्याल से 5-7 हजार रुपये जमादार लेगा। 5-7 हजार में कोई फुल टाइम काम नहीं करेगा श्रीमान जी। फुल टाइम नहीं करेगा, पार्ट टाइम करेगा, पर जब हमारा बन के तैयार हो जाएगा, इनकम हो जाएगी, जब हम फुल टाइम रखेंगे। श्रीमान ऊपर से नीचे तक की झाड़ू भी अगर रोज लगवाओगे और नीचे की, तो आपको एक आदमी फुल टाइम चाहिए। मैंने आपका मोटी कहना मंजिल बिल्कुल पे ठीक है, फुल टाइम जरूर रखा जाएगा, मैंने 6 आदमी लगा रखे हैं, तब जाकर के डेली एक बार झाड़ू लग पाती है। आप जो सोचे कि 4 मंजिल पे एक आदमी पार्ट टाइम में कर दे, कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं, पार्ट टाइम में इसलिए कि अभी वहां पर इतनी आमद नहीं है, तो जो गंदगी इकट्ठी रहती है वो इकट्ठी होती रहती है। वो हफ्ते में एक बार भी लगा देगा तो सफाई हो जाएगी, परंतु जो बाथरूम का एरिया है और नीचे का एरिया है उसको पार्ट टाइम में घंटे 2 घंटे में कैसे हो जाएगा? देखो भैया, ऐसे आयोजन जब होंगे तो जमादार हॉल अगर बंद रहेगा तो गंदा नहीं होगा, बंद करा जाए। हॉल बंद रहता नहीं है। एक मिनट मेरी बात सुनो आप। बात यह है कि आपके पास पैसा हो या ना हो, लेकिन अब हम इस स्टेज पर आ गए हैं कि ये हमारी जो उमेश कह रहे हैं ये आवश्यकता है। अब ये हमारी जो है लग्जरी नहीं है, और इसके लिए हमको अलग से कहीं से भी भले जो भी आप वृद्धाश्रम में खर्चा कर रहे हो उसमें से किसमें से, अगर मान लो आप कम से कम 30 से 40 हजार रुपये महीने का बजट रखते हो, तो वो 5 लाख रुपए से 4 लाख रुपए साल का बजट होगा, और वो उतना बजट आपको रखना पड़ेगा। उसके बगैर आप जो करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हो ये आपका बिल्कुल बेकार मिट्टी में हो जाएगा। आप ये देखिए, अभी जो आपने इतनी व्हाइट वॉशिंग कराई है, इतनी सफाई कराई है, मैं कहता हूँ अगर आप 2 महीने बाद जाओगे तो आपको लगेगा ये गंदा होगा, ये गंदा होगा, ये गंदा होगा। और खासतौर पे जो उमेश जो कह रहे हैं कि वो जो वहाँ चौकीदार है और उसके जो लोग रह रहे हैं वो गंदगी को करवाने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इन सब चीजों के बारे में तो पहले एक बार विष्णु जी ने कोई एक्शन लिया भी था, और बात भी हुई थी, पहले मीटिंग में बात हुई थी कि इसको हटा दो, इसको चले जा दो, इसको अलग कमरा दे दो, लेकिन मैंने देखा वो ही इज स्टिल कंटिन्यूइंग, और वो व्यक्ति इस समय इतना जरूरी भी हो। मैं बीच में एक डिस्टर्ब और करूंगा। वहां पर उसने सब कमरे सब कुछ सब हथियार रखे हैं। मेरे पास एक ऐसा स्टोर तक नहीं है कि मैं चाहे बाथरूम का सामान मंगवाऊं चाहे कहीं का भी सामान मंगवाऊं उसको मैं ताले में बंद कर दूं, उनमें चोरी भी होती है। तो ये तो आपको याद होगा उस दिन ये पॉइंट हमने रेज किया था पहली मीटिंग में कि भैया स्टोरेज की बहुत सख्त जरूरत है, और अब जब बहुत इतना कीमती इक्विपमेंट वहां आने वाला है फिर तो स्टोरेज भी और ताला भी और चाबी भी ऐसे आदमी के हाथ में रहे जो जाकर के एकदम फटाक से ना खोल ले उसको। भाई मतलब मैंने बिजली के तार भी चोरी हुए, अब मैं क्या करता, दोबारा मंगाने पड़े। हाँ, तो इसलिए इन सब कि थोड़ा सा इसमें ध्यान दिया जाए। इतनी कॉस्ट की अभी जरूरत नहीं है, हमें 15-16 हजार रुपए में कोई ना कोई आदमी ऐसा मिल जाएगा। अभी फिलहाल
जो कि सुबह 9 बजे से 5-6 बजे तक रहे, सारी व्यवस्था हाँ। देखे। एक जमादार पार्ट टाइम फिलहाल, जब हमारा हाँ। पूरा बन जाएगा जब तो हम फुल टाइम का रख लेंगे, पर हाँ। कम से कम वो चीज हमारी जो बन के आ रही है वो हाँ। डिस्ट्रॉय ना हो। अब मैं क्यों कर- बाथरूम, मेरा बाथरूम परसों तक तैयार हो जाएगा, ठीक है, हाँ। पर मैं उसमें दरवाजे वगैरह लगवा रहा हूँ लकड़ी के, उसके बाद हाँ। उसके सैनिटरी की फिटिंग्स लगेंगी। अब हाँ। मेरे दिमाग ये धुक धुक कर रहा है कि इसके बनने के बाद इसको कौन बंद रखेगा और इसको मिसयूज कौन करेगा। भाई साहब, सारी सैनिटरी की फिटिंग्स आपकी चोरी चली जाएंगी तो पाल तो के मैं ले क्या जाएंगे। करूँ इसको बताइए, अब वहां पर कौन देखेगा इसको? क्यों पैसा कर- बहुत लग रहा है उसमें, आप जानते हैं हाँ। एक एक बाथरूम में कितना पैसा लग रहा है। हाँ हाँ, लगता ही है। और कोई व्यवस्था ही नहीं है वहां और पे ताला और, लगाने की। और उसको लोगों ने जनरल यूज में ले लिया तो और भी रेट पिट जाएगी। बस नहीं, पीछे मैं एक बार गया था तो वहां पर कम से कम 30-40 आदमियों का प्रोग्राम चल रहा था हाँ। लॉबी में। हाँ। तो मुझको ऊपर छत पे चढ़ के जाना था देखने। हाँ। तो मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, कि सब नामकरण हो रहा है, कि किसका हो रहा है, कि सब बच्चे का। तो कौन है, कि सब हमारे सब रिश्तेदार वगैरह हैं। हाँ। अब बताइए। और किसी को पता ही नहीं है किसी चीज के बारे में। अब बात है, वो तो अपने रिश्तेदारों को दिखा रहे हैं कि देखो हम महलों में रह रहे हैं। दीपक तो जी थोड़ा की चलिए, मेरा तो सिर्फ ये सबमिशन है कि फिलहाल एक 15-16 हजार रुपए का आदमी देखकर किसी करके रह जाए जो सुबह से शाम तक, क्योंकि इस समय इतना वर्क चल रहा है और सारा देखिए बिजली की फिटिंग्स लग रही हैं सारी। भाई साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं दिनों रात, भाई साहब वहां से भेज रहे हैं, सामानों को भेज रहे हैं, इतना एफर्ट ले रहे हैं। कपड़ा आया हुआ है, कोई कपड़े में ही छेद कर दे, कोई कुछ कर दे, जब तक वो चीज लॉक नहीं होगी कुछ नहीं बचेगा वहां। और अभी तो पेंट होना है, दरवाजों पे पेंट भी नहीं हुआ है। देखिए ऐसा है कि इसमें मैं समझता हूँ तुषार कुछ नहीं बोला है अभी क्या तक। तुषार तुम बोलो, क्या तुम्हारा सुझाव है? पहले पेमेंट दोनों मैं तुषार को इनवाइट तो कर। उनसे भी क्या बोले, चुप रहो ना उनको। ताऊ जी एक्चुअल में मैं इसीलिए नहीं बोला, पहले तो मैं बहुत लिमिटेड मीटिंगों में आया हूँ। 5 बजे है ना, बात करें। एडवाइस चाहिए पहले तो। ये जो सोचवीज वाले जल्दी मचा रहे हैं मचा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, उनको कोई काम ही नहीं है। हाँ। दीपक जी कर दो। मैंने मतलब मैंने उनको पैन कार्ड और आधार कार्ड लाल जी को म्यूट कर दो। हाँ, वो भेज दिया था। चलो ठीक है। अब क्या बजे, 5 बजे हैं? हाँ जी, कर दो। 5 के 10 मिनट हो गए। अब मैं बात कर लूंगा उनसे थोड़ी देर में। कर लेना, मैंने मेल कर दिया उनको। लाल जी हाँ। और वो उनको किसको भेजनी थी कॉपी? अरे म्यूट करवा दो। चेक की कॉपी भी तो आनी थी ना, पेमेंट की। पेमेंट की वो नहीं दे रहा, वो मना कर रहा है। वो मना कर रहा है। क्या? मैंने बात की थी आज उससे। हाँ। वो कह रहा है जी टेलीफोन कर दो। कॉपी हम दे नहीं सकते क्योंकि जो लोन अकाउंट का होता है वो हम चेक देते नहीं है और वो वहीं पे जाएगा तो उसी टाइम लाल को टेलीफोन कर दो। म्यूट कर गई। हाँ गई म्यूट कर दिया भाई। हो गया होगा। हाँ तुषार बोलो। ताऊ जी मेरा कहना ये है कि ये जो समस्याएं हैं बहुत बहुत विकट हैं कि वहां पर जो देख रेख नहीं हो पा रही है, इस वजह से मिसमैनेज हो रहा है सब कुछ। जैसे कोई भी कभी फंक्शन हो जाता है तो उसकी वेस्टेज जो है, जो दोने पत्तल वो सब पड़े रहते हैं, उसके अंदर कुत्ते आते हैं, गंदगी पैदा होती है। तो मैं कह रहा हूँ तो उसके लिए एक्चुअल में क्या है कि देख रेख करने वाला एक तो बहुत मस्ट है, उसकी निगरानी कैसे करनी है, मैनेज करनी है, वो सब तो हम मैनेज कर सकते हैं। जैसे मेरा रेसिडेंस गवर्नमेंट आ गए, मैं एक बार ऑफिस गया तो होता हुआ गया, आधा घंटा वहां स्पेंड किया, लौट के आया तो कोशिश करूंगा कि आधा घंटा वहां फिर स्पेंड करूं, जिससे कि ये देखने को मिल जाए कि वहां कुछ गड़बड़ नहीं हो गई हो, ठीक ठाक चल रहा हो, क्लीनिंग हो गई हो। उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। मगर एक आदमी मस्ट है वहां पर। जो वहां जैसे अब मेरे सामने जो समस्या थी, शीशा मैंने लगाए, अब उसमें लॉक जो है बार बार लॉक हो जाते हैं। तो लॉक मतलब चाबियां घूमती नहीं है, कभी कुछ प्रॉब्लम है। तो उसका रीजन ये है कि जैसे हम धुलाई करते हैं उसकी क्लीनिंग नहीं हो पाती है, उसमें ऑयल नहीं डल पाता है, इसमें मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं। तो अब ये सब चीजें थोड़ी सामने है। अब आपका ऑडिटोरियम इतना बढ़िया बन गया है तो उसकी भी देख रेख, गंदगी, धूल, डस्ट, ये सब तो एक मैनेज कराना ही पड़ेगा। ठीक है,
तो मुझे क्या लगता है कि मैं तो अपना टाइम स्पेंड करूंगा ही बिल्कुल, जितना ज्यादा से ज्यादा होगा, और कोशिश करूंगा कि आगे ये जो समस्या ना आए, मगर इसके ऊपर एक आदमी होना चाहिए, होल्ड होल्ड करने वाला एक आदमी होना चाहिए। बहुत जरूरी है, अब काम मेरा तो होना चाहिए, ये बात तो जरूरी है। कोई ना कोई आदमी देखने वाला नहीं है, हम लोग ही देखना पड़ता है, और उसका एडवांटेज ये उठाता है, क्या नाम है अपना, प्रदीप। दीपक जी कुछ बोलेंगे? दीपक जी। भाई साहब ये तो सर विदित है, सभी को पता है प्रॉब्लम्स क्या है। फंड तो सबसे मेन इशू वही है, और उसके अलावा जो अब हमें, जो मैं भविष्य की बात कर रहा था, अब हमें सबको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब चीज कंप्लीट होती है तो नए नए लोग आपके मैनेजमेंट में घुसना चाहते हैं। उस बिल्कुल चीज ठीक। को आपको सोचना पड़ेगा, ढंग के लोगों को लेना पड़ेगा, क्योंकि एक जब तक कोई चीज नहीं थी तब तक तो वहां कोई आने को भी तैयार नहीं था। आज आपकी एक आवाज पे वहां पे सामान दिया जाता है, लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। तो अब जो नई कारखानी आ रही है उसमें उन लोगों को लीजिए जो रियली डेडिकेटेड दी जॉब है। एक चीज, दूसरा पॉइंट जो मैंने में रखा था, आपने भी एग्री किया, अब हमारे को चाहिए डेडिकेटेड मेरिटोरियस प्यूपिल। मेरिटोरियस का मतलब है यंग जनरेशन चाहिए जो कम से कम जूम को समझ सके। ये घंटी किसकी है? अरे घंटी क्या बोल रही है? मेरी मेरी बोल रही लगाओ, है। मैं लगा लूं कार में। सीट बेल्ट लगाओ भाई। हाँ लगा रहा हूँ। अच्छा खैर, तो ये मेरिटोरियस है कि मैं यहाँ बैठे बैठे रिमोट पे बता रहा हूँ कि वो सीट बेल्ट लगा लें। अभी हम सब गाड़ी चलाना भी जानते हैं और बहुत अच्छे ड्राइवर्स हैं, लेकिन हम इस आवाज को पहचानते हैं। हमें अब चाहिए यंग जनरेशन के लोग जो इसमें कारखानी में आने चाहिए। तीसरा, अब हमें बहुत क्लियर कट मार्जिन बनाना पड़ेगा। एक है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एक है रेकरिंग इन्वेस्टमेंट। रेकरिंग के लिए आपको ब्रज कला केंद्र जो आपकी केंद्रीय समिति है, रेकरिंग की लायबिलिटी उनके ऊपर होनी चाहिए। 1 साल 2 साल तक आप उसे पोषित कर सकते हैं। पोषित का मतलब ये मैंने पहले भी डिसाइड किया था, कहा भी था कि 6 लाख रुपए का बजट आप केंद्रीय कार्यालय को दीजिए। अब उनकी लायबिलिटी है कि इस पैसे से साल भर आप जा 2 साल रिस्क उठा सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट पे। आप 2 साल तक 6-6 लाख की उनको एक तरीके से अनुदान या अनुग्रह राशि दीजिए, फिर बाकी अब उन्हें खुद अपने आप यहाँ के खर्चों को मीट आउट करना चाहिए। जो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो हमें, आपको सबको मालूम है, चेयर रह गई, आपका नीचे का फर्श रह गया है, और एक साउंड सिस्टम रह गया है। उसके लिए अभी आपने यही 2-4-5 दिनों में इतना पैसा कलेक्शन किया भी है। उस पैसे से कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके इस प्रोजेक्ट पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट को रोका जाए, और केवल रनिंग वालों को ब्रज कला केंद्र जो आपका केंद्रीय है, जिसकी लाइबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस ऑडिटोरियम को चलाए, उनको ये एक फिक्स अमाउंट दिया जाए जो किसी भी कीमत पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट में खर्च नहीं हो। जिसमें आप चाहे तो एक 15,000 का मैनेजर रखें, 4-5 हजार का स्वीपर रखें, एक रात के लिए डे के लिए सिक्योरिटी मैन रखें। कम से कम वहां पर इतना तो हो कि आपकी चीज मेंटेन हो जाए। जब बिल्कुल ठीक। तक मोर्टार का और सीमेंट का ही काम था, वो सब काम अब ओवर हो चुका है। अब आपको उस सेंटर को चलाकर इनको देना पड़ेगा, तभी ये काम चलेगा। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट। ना उमेश भाई साहब आ पाएंगे, ना वीरेंद्र भाई साहब आएंगे। मैंने तो अब झांकना भी बहुत कम कर दिया है, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि हम लोग सिटी में रहते हैं, दिन भर हम पे प्रेशर रहता है, भाई साहब ये कर दो, ये कर दो, जबकि हमें मालूम है यार पहले पैसा चाहिए उसके बाद कोई काम किया जाए। तो इसलिए मेहरबानी से एक अच्छी टीम को बनाइए केंद्रीय में। भगत जी बहुत बढ़िया आदमी है, रिलायबल आदमी है, ही कैन बी ए वेरी गुड वॉच डॉग। अब संस्था को देखने के लिए वो एक बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन संस्था को रन करने के लिए आपको यंग डेडिकेटेड पीपल लाइक आज जैसे तुषार हमारे साथ ज्वाइन हुए, और भी ऐसे बहुत से लोग हैं
जो ज्वाइन करेंगे और काम भी करेंगे। तो मेरा तो केवल ये सबमिशन है। अब इसको आपको रोलिंग करना पड़ेगा, अदरवाइज दिल्ली से बैठ के ये रिमोट कंट्रोल से नहीं चलने वाला। थैंक यू वेरी मच। अब मुरारीलाल जी को अनम्यूट कर दो भाई। मुरारी भाई साहब अपने को अनम्यूट करें प्लीज, अपने आप अनम्यूट करिए। आपका मैंने म्यूट कर दिया था, अनम्यूट आपको खुद। हाँ हो गए भाई साहब। तो हाँ देखिए, ऐसा है कि हमने उस दिन लोगों को ये जानकारी दे दी है कि अब हमारी संस्था 12 करोड़ की हो गई है जी। और मथुरा में ये मैसेज जाना जो है वो उसके फायदे भी हैं और उसके नुकसान भी हैं। तो जो आपने बताया, जो आपने बात करी भी, लोग अब जुड़ने की कोशिश करेंगे, बट वी हैव टू बी लिटिल बिट चूजी एज फार एज बिल्कुल पॉसिबल। ठीक, बिल्कुल ठीक, सही कहा आपने। अब 2-3 बात मैं कहना चाहूंगा कि एक तो हम किसी को भी अपॉइंट कर लें, मैनेजर या जनरल मैनेजर, लेकिन उसको मालिक अगर देखेगा नहीं, खुद नहीं जाएगा अपनी संपत्ति पे, तो वहाँ मैनेजरों से कोई संपत्ति नहीं चलती। तो किसी के अपॉइंटमेंट से ऑटोमेटिक चीजें होती जाएंगी। उस आदमी को ट्रेन करना पड़ता है, ट्यूनिंग में लाना पड़ता है। इतना इजीली पैसे खर्च करके बाजार में मिलता भी नहीं है कोई आदमी सही तरीके का, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। दीपक जी क्या चले गए? सबके पिक्चर दिखने बंद हो, मीटिंग खत्म हो गई क्या दीपक जी? हाँ जी, क्या मीटिंग खत्म हो गई? आपके पिक्चर नहीं दिख रहे? हो तो सही, आपके फोटो नहीं दिख रहे? दिख रही है। रात का अंधेरा हो गया तो मैं चपकना शुरू हो जाऊंगा। भाई साहब फोटो आ रहा है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि वहां पर किसी का, तो वहां पर अभी इन्होंने किस स्टाइल में कहा, दीपक भाई ने, मुझे नहीं मालूम, कि मैंने तो जाना भी बंद कर दिया है। अब ये कुछ भी कह सकते हैं। अगर जाना ही बंद कर देंगे तो फिर वहां क्या रिमोट कंट्रोल से इस तरीके से इतना बड़ा आप ऑर्गेनाइजेशन चला पाएंगे? मेरा इसमें मतभेद है। और कोई व्यक्ति वहां पर दिन में एक बार भी विजिट करेगा तो सब स्टाफ काम करने लगेगा। दूसरा ये है कि उस लड़के के जो प्रदीप इस समय काम कर रहा है, मैं आपको सत्य बोल रहा हूं कि ही इज ए मल्टीपर्पज बॉय, वेरी इंटेलिजेंट, हर फन मौला, हर काम का जवाब, हर चीज को कर रहा है। आज जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी रिपोर्ट मिल रही है उसकी वजह से ही मिल रही है। टेलीफोन पर वो अवेलेबल है, मोटरसाइकिल उसके पास है, बैंक का काम वो करता है, बिल सारे वो जमा करता है, दिन भर की रिपोर्ट वो फोटो भेजता है, हर चीज का कॉन्ट्रैक्टर का उसको मालूम है। कोई चीज उसको लिखा के आती है तो वो 1 हफ्ते में पूरी हो जाती है, जबकि हम चीज आपस में किसी को दिखती है, चाहे वो मैं लिखूं या किसी के भी लिए मैं नाम नहीं लूंगा, वो चीज पूरी ही नहीं होती। मेरा तो ये है, वो बस कोई ना कोई एक्सक्यूज आता रहता है। तो इन सब चीजों में और इस रेट में, क्योंकि उसका पिता इस समय केवल केयर टेकर है, उसका शरीर नहीं चलता मानसिक, और उसको हम दे रहे हैं 6,000, क्या 11,000 रुपये में क्या उम्मीद करते हैं? इतना बड़ी संस्था को केयर, वो रानी से भी अटकता है, सारी चीज करते हैं, लेकिन जो गुण उसमें नहीं है, वो अब दफ्तर में नहीं बैठ सकता, दफ्तर अटेंड नहीं कर सकता, वो गुणों के लिए हमें सप्लीमेंट उसे करना पड़ेगा, और वो सप्लीमेंट के लिए एक आदमी देखना पड़ेगा। लेकिन उस आदमी को भी कोई उसका सुपरवाइजर, तो कोई मालिक तो बने, वो किसको करेगा? अगर वो गया, भगत जी ने उसको कुछ कह दिया, किसी के पास गया कुछ कह दिया, तो कोई उसके दुख सुख को सुनने वाला तो हो, कितने दिन काम किया उसकी एब्सेंट प्रेजेंस लगाने वाला तो हो। वहां पे है ही नहीं कोई। अगर हम में से कोई नहीं लेगा तो मैं स्पष्ट बता रहा हूँ कि ये नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब देखिए चीजें सने सने,
हम इन आवश्यकताओं को महसूस कर रहे हैं। ये भी एक बड़ी आवश्यकता है कि वहाँ लोकल रहते हुए जो डिमांड करने वाले आएंगे हॉल की, उनको डील करना सामाजिक स्तर पर दीपक भाई जैसे पर, मनोहर लाल जी जैसे पर या भगत जी जैसे पर प्रॉब्लम हो सकती है और हो रही है। तो टेस्ट हो गया वो? दीपक भाई तो कई बार कह चुके हैं खराब है। हैं? अरे हाँ भाई साहब, सॉरी भैया, बंद कर दिया करो, क्या करते हो। तो ये कई बार कह चुके हैं, लेकिन अब हम ये देखें कि संस्था हमारी बड़ी है, पूजा हमें इसकी करनी है। अभी मैं बैठा था, भगत जी के पास कोई लेडीज आई थी, कहता हमें 25 फरवरी के लिए चाहिए। मैंने भगत जी से कहा, भगत जी अब ये तब दिया जाएगा जबकि ये पूर्ण हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि बीच में फिर वो आमे और फिर चीजें किस तरीके से चीजें कर जाएं। अब हमारा साउंड भी काम करेगा, कुर्सियां भी लगेंगी, सारी चीज होंगी। अब हम इस तरीके से नहीं कर सकते, इसका पूर्ण निर्धारण होगा सब चीजों का। और एक और जरूरी है कि कंट्रोल रूम में कौन बैठ के कंट्रोल करेगा। हम जो किराए पर ले रहा है उसको, उसके आदमी को अथॉरिटी नहीं दे सकते कि कंट्रोल रूम में जाके कंट्रोल करे। हमारे एक आदमी को ही कंट्रोल करना पड़ेगा। हमारी चीजों को वो खराब करके चला गया तो हम तो कुछ नहीं। आज की तारीख में तो सिक्योरिटी में नहीं है। अब वो एक कुर्सी चली गई तो चली गई, वो 4 कुर्सी उठा के ले आया तो ले आया, 3 रख गया, तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये चीजें होनी है। तो अब हमको इनका देखना पड़ेगा किस तरह। अच्छा, रुपया क्या आप 6 लाख रुपए इसके लिए कर दीजिए निर्धारित, तो कौन करे? अरे आप करिए भाई, जो कुछ भी है जिस चीज के लिए। तो ये केवल विष्णु प्रकाश से या दिल्ली से ये उम्मीद करना कि विष्णु प्रकाश 6 लाख रुपए का प्रोविजन करे, अब किसी से लाए तो मुश्किल, मांगने जाए तो उसके नखरे से है, उसकी दुष्कारबी से है, और फिर मांग करके लाए तो इनको भी लगाए। तो अब विष्णु प्रकाश भी, भाई मैं इससे बहुत ऊपर तक आ गया हूँ, मुझको भी वो चाहिए कि सब सहयोग करें। वो कड़वा काम था जो वासुदेव ने किया, बहुत कड़वा काम था, लेकिन वो इस कड़वे काम से कई मंचों पर सक्सेसफुल है, सुपर सक्सेसफुल है। और इसी तरीके से होता है। केवल बिनती, वो बम्बई वाले आए और 11 लाख की उन्होंने मुझसे कही, मैं बम्बई गया, 1 पैसा उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि मैं हाथ जोड़ना जानता हूँ। मैं वासुदेव की भाषा बोलना नहीं जानता। अगर वासुदेव की भाषा बोलना जानता तो ले आता 22 लाख रुपए। मैं आपको हकीकत कह रहा हूँ, मैं उससे सीखता भी हूँ वासुदेव से। कभी कभी वो एक्सेस कर देता है, वो हो जाती है, हर एक से हो जाती है, गलती मुझसे भी हो जाती है, उसकी हम टेक केयर करेंगे। ऐसी चीज नहीं है कि टेक केयर नहीं करेंगे। तो वासुदेव ने कह दिया तो इससे थोड़ी जबरदस्ती है, राजी राजी का सौदा है। फिर भी आज इन सब परिस्थितियों में देखते हुए हम, उमेश भाई वहां पर सबसे ज्यादा इस समय जो विजिट करते हैं साइट को, मैं समझता हूँ उमेश विजिट करता है, बीरेन विजिट करता है, और दीपक जी भी मेरी रिक्वेस्ट पे तो फौरन ही जाते हैं, विजिट करते। अब कहा तुषार भी जाने लगेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर 4-4 आदमी जाएंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जहां तक उसका परिवार है, देखिए पहले वो पूरा परिवार रहता था, वहां से उसमें पूरा परिवार चला गया, उसकी लड़कियां चली गई, उसका बड़ा लड़का चला गया, उसकी बीवी चली गई, उसका बच्चा चला गया। अब वो गाय ही उसने बेच दी। पहले 9 गाय हो गई थी, तो मैंने उससे कहा गौशाला बनाएगा, तो उसने गाय अपनी वहाँ गोवर्धन बेच दी। अब केवल बाप है, बीवी है उसकी, तो ये लड़का 4 प्राणी है वहाँ, और इसकी बच्चा हुआ है, ये 5 प्राणी है। इनको हमने गेट नंबर 2 के सामने का कमरा दिया हुआ है, और मान सिंह पीछे वाली जगह पर रहता है। जहाँ ये रहते थे वो स्टोर रूम बना दिया है। अब स्टोर रूम का दरवाजा चढ़ना है जिससे कि उसमें लॉक एंड की लग जाए, और वैसे वो स्टोर रूम अब बिल्कुल तरीके से तैयार है, सारी चीजें। लेकिन मालिक तो जा करके देखे कि कोई चीज है, कोई चीज नहीं है, क्या बात है, क्या बात नहीं है, कौन काम कर रहा है, ये करना पड़ेगा। ये मेरा निवेदन है। अब समय आ रहा है, अब चीजें होंगी, हमको आवश्यकता महसूस हो रही है। और मैं बताऊं कि अब भगत जी भी ये महसूस कर रहे हैं
कि मेरी उस स्टाइल से काम नहीं चलेगा। और मेरी उनसे बड़ी फ्रैंक बात हुई है। और मैं जानता हूं भगत जी के क्या गुण हैं। भगत जी के हाथों में ब्रजधाम हमारा सुरक्षित है, लेकिन जिस चीज के लिए भगत जी नहीं है पर्पज, हम उनसे उसकी उम्मीद ना करें। वो बेचारे मिनट नहीं कर सकते, मिनट नहीं बना सकते, वो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। हम उनसे, ये हमारी गलती है अगर उनसे ये उम्मीद करते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें नई समिति में 10 आदमी जो लाएंगे, ऐसे लाएंगे कि भाई हमें तो सही 4 आदमियों को कहा, उनमें से एक ने पर्चा नहीं भरा, तो मैं क्या करूँ, इसने भरा ही नहीं, तो मजबूरी हो जाती है। मैं तो बहुत चाहता हूँ सारे प्रोविजन है जो अभी वीरेंद्र कह रहा था, 3 साल पुराना हो फलाना हो, है प्रोविजन 3 साल, और 3 साल के अंदर का हमने कोई मेंबर नहीं लिया है। वो मैंने स्ट्रिक्टली उसका पालन किया है। ये इसलिए किया है, मुरारी लाल ने संविधान बनाया है कि कल कोई आकर के 50 मेंबर 21,000 के बना दे, उसका 10 लाख रुपया खर्च हुआ, और 50 मेंबरों से वोट दिलवा करके संस्था को आधिपत्य कर ले, 1 साल में कर सकता है। तो हमने उसका प्रोविजन नहीं रखा है। 3 साल पुराना मेंबर ही मेंबर बन सकता है। और उसमें भी बहुमत किसका है कि 11 लाख रुपए वाले मेंबर अपनी मेंबरशिप के कारण इसके सदस्य हैं, और उनकी बात उसमें बहुत प्रमुखता से सुनी जाएगी, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर की हम संस्था भरोसा कर सकती है। अगर किसी परिस्थिति में ब्रज कला केंद्र कार्यकारिणी कार्य नहीं कर रही है, तो ब्रज कला केंद्र की ये ब्रजधाम समिति इसका संचालन अपने हाथ में लेगी। ये भी प्रोविजन है, क्योंकि उसमें 8 जो सदस्य हैं वो परमानेंट है, वो अपना लेगी। उनके पास एक वीटो पावर है, एक सुपर पावर है। तो इसको गलत हाथों में जाने से रोकने के लिए बहुत से प्रोविजन है। बहुत सिर मारा गया है जब इसका संविधान बना है। तो उस सब चीजों की आप चिंता ना करें, मैं बेस्ट चीज कर रहा हूँ। लेकिन जो संभव है, अब हम जागृत हों। ये मीटिंग भी आप इसीलिए बुलाई गई कि हमने रिव्यू कर लिया, किसी की शिकायत हो उनको भी सुन लिया, सजेशन विश्वनाथ जी ने दिए बिल्कुल ठीक दिए, और हम आगे से अपनी इसको इम्प्रूव करें। और मेरे पास 2 प्रपोजल आए हैं। एक प्रपोजल आया है अलीगढ़ में ब्रांच खोलने का, ये हाथरस वाले खोल रहे हैं, और एक प्रपोजल आया है भरतपुर में ब्रांच खोलने का, और भरतपुर में पहाड़िया जी ब्रांच खोल रहे हैं। और उनको आना था, किसी मजबूरी से नहीं आ पाए। वो भरतपुर से 7 आदमियों को लेकर के आ रहे थे, और जब उन्हें उसी दिन मैं मंच पर डिक्लेयर कर देता कि भरतपुर में मैं ब्रांच खोल रहा हूँ, लेकिन उस दिन वो नहीं कर पाए। लेकिन शीघ्र ही उम्मीद है भरतपुर में और अलीगढ़ में हमें ब्रांच खोलने का अवसर प्राप्त होगा। हम इसका एक्सपेंशन करेंगे, और ये ब्रज कला केंद्रीय के काम है। अगर वो सशक्त होंगे तो हम डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे, करेंगे इसको। ये मेरा। और बताइए। और ये मनी कलेक्शन, अभी दीपक जी ने कहा 1 करोड़ रुपया कलेक्ट हो गया। हे प्रभु, माँ बोलने से कलेक्ट हो गया, तो दीपक जी आपको आधा रुपया आपको नौछावर है, ये इसको वसूल करने में पसीने निकल जाएंगे। तो इसलिए कोई कलेक्शन नहीं हुआ है, ये मंच पे हुआ है, उसका पहला चरण है। इसका मैंने ये प्रश्न किया, अब इनको चिट्ठी कौन भेजेगा? बगैर मैंने दीपक जी से कहा था, दीपक जी चिट्ठी आप भेजेंगे जिन सबको नाम है कि भाई साहब आपने किया, बहुत स्वागत है, और हमारा बैंक अकाउंट नंबर ये है। दीपक जी बताइए, या भगत जी भेजेंगे? कौन भेजेगा? क्या चीज भेजनी है? अरे लेटर भेजना है ना, जिन्होंने वहां पर डिक्लेयर किया है उनको लेटर बना के नहीं भेजेंगे? फॉलो अप नहीं करेंगे कि आपका रुपया अभी तक क्यों नहीं आया? कोऑर्डिनेटर के पास काम क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बात करा लो। अरे और कोई बात नहीं है तुम्हारे पास? नहीं भाई साहब, एक बात है, ये उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, ये तो उन्होंने डिक्लेयर तो गर्ग साहब ने किया है। मतलब ये डिक्लेयर तो बाबूदेव जी ने किया है, सब डिक्लेयर तो नहीं किया है। तो अब इसको फिर क्या कैंसिल कर दिया जाए? सब डिक्लेरेशन को क्या किया जाए? इसको अब प्रयास किए जाए इसके वसूलने के। नहीं, दीपक जी तो समझ चुके रुपया आ गया है, उसमें तो सब 6 लाख रुपया अलॉट कर दो मथुरा को साल का।
तुम क्या बात कर रहे हो? अब इसको कौन लिखे? इसको फिर अब दीपक जी नाम नहीं ले रहे। अब भगत जी से मैंने पूछी, भगत जी बोले अरे साहब हमसे कहा है, यहाँ पे तो एक पैसा मिले को ना, हमें कोई से मांगने नहीं जाए पैसा, हम नहीं मांगते एक पैसा भी। दीपक जी कह रहे हैं कि आपको काम का है, आप जी काम करो और दिल्ली छोड़ के मथुरा आ जाओ, वहां बैठो, मैं आ जाऊंगा सुपरवाइज कर लूंगा आपको। ये वाली बात है। तो दीपक जी दंडोत आपको। अब कोई ये सबकी चिट्ठी मुझे ही तो बनवानी पड़ेगी, मजाक की बात हो गई, मुझे ही करना पड़ेगा। लेकिन मैं जानता हूँ कितना डेलिकेट मामला है, कितना है। अब वो कैसे परिस्थिति थी। विश्वनाथ जी चले गए क्या? है विश्वनाथ जी है क्या? नहीं, विश्वनाथ जी बहुत लंबी मीटिंग हो गई अब तो। हाँ लंबी। विश्वनाथ जी है कहीं चले गए? विश्वनाथ जी चले गए। ये मीटिंग तो कंटिन्यू हो सकती है 10-11 घंटे आराम से। तू भैया हाँ, तू करता रहा, मैं जा रहा हूँ भैया। चलिए साहब ठीक है। अब दीपक जी अब अंत करिए इसका। ओके साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी मूल्यांकन की मीटिंग हुई और सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे और इसी प्रकार से ये संस्थाएं चलती हैं। कोई बहुत नई चीज नहीं है। किसी की जिम्मेदारी है पैसे की उगाही करनी, किसी की जिम्मेदारी है खर्चा करना, किसी की जिम्मेदारी है बजट बनाना। तो सभी लोग अपने अपने लेवल से सब काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा फिर मानना है यंग जनरेशन मस्ट बी इंडक्टेड इन योर न्यू कमेटी। जिनको अभी तो हम लोगों में ताकत है उन्हें गाइड कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं और काम को एक अच्छी तरीके से चला सकते हैं। इस बार तुषार भाई ने बहुत अच्छे ढंग से काफी चीजें संभाली। उसके बावजूद भी जो थोड़ी बहुत कमी रह गई, खाने की जिम्मेदारी उन्होंने थी, उन्होंने वापस भगत जी के पास सौंप दी, जिस चीज के हम लोग सब भुगते हुए लोग। तो कोई बात नहीं, ये एक तजुर्बा है उनके लिए भी। आगे जब कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो उसे अपने लेवल पे ही सुधारना है। और जहां तक जाने आने का सवाल है, जैसे मैं अपनी सारी संस्था भगवान की दया से 500 लोगों को डील करता हूँ और 4-5 शहरों को डील करता हूँ, अपनी जगह से डील करता हूँ, रिमोटली डील करता हूँ। उसी में मेरा एक ब्रज कला केंद्र भी है। उमेश भाई साहब बता सकते हैं, करीब करीब रोजाना मेरी बात जरूर होती होगी। तुषार भाई जब तक इन्होंने खाना डेडिकेट नहीं किया भगत जी को, तब तक मैंने इनका पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन मैंने इन्हें डिसहार्टेंड नहीं किया कि इन्होंने भगत जी को क्यों खाने का चार्ज दे दिया। इन्होंने रीजन दे दिया, मैं भी शांत हो गया। मैं कहा इनको भी एक एक्सपीरियंस हो जान दो, क्योंकि मैंने ही दिया था भैया, वो मैंने दिया था। हाँ आपने दिया, जिसने भी दिया, क्योंकि ये हम सब एक्सपीरियंस कर चुके। और उसी के ऊपर हमारी मीरा बहन जो हमारी एक सम्मानित गेस्ट ऑफ ऑनर भी थी, वो जैसा हर बार का उनका तजुर्बा था वो अब के बार भी कर करा के रायता फैला के चली गई। जिसे आज वो तो हमें पहले ही मालूम था, वो तो हमें पहले ही मालूम था। इस चीज को आज हम बैठ के सब समेटने में लगे, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी एक एडवाइस थी। ओके बाय बाय, हेलो ताऊ जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि हम जैसे 10-10 दिन में एक मीटिंग, ऐसी ही जूम मीटिंग बनाए और अपनी समस्याओं को, जैसे 10 दिन में गया बिचकला के जाऊंगा, देखूंगा क्या दिक्कतें हैं, क्या सामने आ रहा है, क्या फेस करना है, वो हम ऐसी मीटिंग में एक ज्वाइन करके अपनी बात रखते हैं। तुषार भाई आज भी मेरे को आपको प्रॉम्प्ट करना पड़े कि मीटिंग में आ जाओ भाई साहब। नहीं वो एक्चुअल में अंकल मेरे को याद नहीं था। मेरी ना तो एज है, मैं सोचता हूँ मैं आई वांट टू विड्रॉ फ्रॉम मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन मैं चाहता हूँ ये जो हम पहल कर रहे हैं, चाहे मैं या विष्णु भाई साहब, मुरारी भाई साहब, उमेश भाई, अब ये पहल आपकी तरफ से हो रही है। जैसे मैंने बताया, किसी ने मुझे डेडिकेट नहीं किया कि मैं ब्रज कला केंद्र देखूं, लेकिन शायद ही कोई दिन होगा जिस दिन मेरी उमेश भाई से बात ना हुई हो, वीरेन को नहीं टोका हो 2-3 दिन बाद। और आपको तो तब तक मैं करता रहा जब तक आपने डिक्लेयर नहीं कर दिया कि भगत जी को चार्ज हैंड ओवर हो गया। फिर भी मैंने उनसे कहा मुझे पत्तल दोने तो दिखवा दो भगवान, किस दोनों पे खिलाओगे। तुम चिंता मत करो। मैंने भी चिंता करनी छोड़ दी, क्योंकि वो तो स्वयं
स्वयं प्रभु है। तो इसलिए भाई साहब मेहरबानी करो, जब हम दिल्ली के गेस्टों को बुलाते हैं उनके लेवल का चाहिए। दे आर लिविंग इन ए 5-स्टार कल्चर, दे लेफ्ट देयर ऑल प्रॉपर्टीज हियर। उन्हें आज भी वो मक्खी बैठी हुई दाल बाटी से प्रेम है, लेकिन अब उन्हें 5-स्टार वाली दाल बाटी चाहिए। स्वाद तो आज भी उन्हें वही आता है जब मक्खी और ब्रज की रज मिलती है, लेकिन दीपक जी, 5 स्टार। दीपक जी, उमेश भाई, हाँ मैं ये कह रहा था, आपको ध्यान होगा कि आपने सबसे पहले मुझसे कहा था कैटरिंग के लिए, हाँ है, तो मैंने ये कहा था कि मैं यदि कैटरिंग करवाऊंगा तो वो कॉस्टली बैठेगी। हाँ उमेश भाई देखो, दिल्ली वालों के हिसाब से कॉस्ट इज नॉट द फैक्टर, द फैक्टर इज द टेस्ट फॉर द Delhiite पीपल हु आर आवर डोनर्स ऑफ 11 lakhs of rupees। अगर आपने दिल्ली के इनके घरों पे जाकर देखा, ये बात अलग है, लेकिन देखा हो तो चाहिए यहाँ ब्रज कला चेक करना पड़ेगा। चलिए अगली बार ध्यान रखें। दीपक यार बंद कर रहा है यार, बहुत हो गई अब। ओके मेरे भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। अच्छा साहब धन्यवाद। और जनाब, और अब लेना ये